अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत सारे मौज़ूआत की रोज़ बात होती है, बहुत सारी बहसें हो जाती हैं और जैसे कि बहुत सारी बहसों को समेटने की हम कोशिश भी करते हैं। रोज़ाना ही हम कुछ नया सीखने की और नया करने की कोशिश भी करते हैं। मैं आज हांगकांग का किस्सा आपके सामने रखती हूँ। वहाँ के लोगों का जज्बा, वहाँ के लोगों का तरीक़ा आपको बताती हूँ। लाखों लोग इकट्ठा हुए, मुतनाज़े कानून के लिए वो एहतजाज कर रहे थे, इसके ख़िलाफ़। और बहुत सारे लोग थे, लेकिन देखिए उन्होंने एहतजाज किया तो कैसे किया। उस एहतजाज से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जहां लाखों अफराद सड़कों पर थे, यानी रास्ते बंद थे, गुजरना मुश्किल था, गुजरना महाल था। लेकिन ऐसे ही में ये जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एम्बुलेंस ने वहां से गुजरना था और किस तरीके से उस सायरन की आवाज़ से लोग साइड पर होते चले गए, रास्ता बनाते चले गए और ये उन्होंने दूसरों का ख्याल किया। एहतजाज था, कितने सारे लोग थे, कितना बड़ा मामला था, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी का करीना दिखा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि दूसरों का लिहाज कैसे करते हैं अपनी बात करते हुए। जब एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, उसके बाद में उस जगह को क्लियर किया गया, ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई खड़ा था। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि इतने सारे लोग शोर कर रहे थे। वो अपनी बात को रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब अगर हम आ जाए अपने देश, लेकिन किरण उससे पहले एक और, जब वो एतराज खत्म भी हो गया, यानी नेक्स्ट डे वहाँ पर कोई ऐसे बाकियात नहीं थी और हमारे यहाँ पे ये लोग कुछ करते हैं तो ये देखिए, ये हम उसके मनाज़िर भी दिखा रहे हैं किरण, कितनी क्लियर रोड्स, कोई ऐसे लगता सड़क धोके गया और लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कोई एहतजाज हुआ। और खुद कचरा समेटा, नहीं जो अगर वहाँ पर लोग इकट्ठा थे उन्होंने खुद सफाई की, कचरा समेटा, फिर वहाँ से गए और ये उन्होंने किया। उन्होंने ये वाकई उन्होंने करके दिखाया। ये कोई उन्होंने नई चीज़ नहीं की। इसका मतलब ये कि वो आदी हैं इस बात के कि वो चाहे कैसी स्टेट में हो, किस तरह से भी बात कर रहे हो, जब भी वो किसी जगह से जाते हैं तो वो अपने साथ साथ दूसरों का लिहाज भी करते हैं। वो इस बात का पास भी रखते हैं कि ये हमारी सड़क है, ये हमारी जगह है, ये हमारे घर के बराबर है। उन्होंने ऐसे ही किया। अब मेरे ख्याल से अब हमें पाकिस्तान के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। अगर यहाँ एहतजाज होता तो क्या होता? यहाँ टायर्स सड़क पर रखे जाते, लोगों को वहाँ से गुजरने नहीं दिया जाता, उन टायर्स को जलाया जाता, रुकावटें लगाई जाती, और फिर उसके बाद में क्या होता? जब वो लोग वहाँ से चले जाते तो वो बाकियात छोड़ जाते। इस दरमियान रोते बिलखते छोटे छोटे बच्चे, इलाज के लिए अपने मंजिल को जाने के लिए परेशान होते हुए बुजुर्ग, ख़वातीन, ये सब कुछ एक एहतजाज का निशाना बनते। एग्जैक्टली। और इस सब से हमें अब सीखने की ज़रूरत है कि अगर कहीं और पर एहतजाज हो रहा है और इस बड़े लेवल पर हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगर मामला इस कदर खूबसूरती से निमट जाता तो हमें भी इससे सीखना है। एनीवेज, अब बढ़ते आगे और आज नया दिन की टॉप स्टोरीज हैं। क्या शामिल करेंगे सबसे स्टोरीज? थर में हिरन के गैर कानूनी शिकार और गोश्त की फरोख्त का मामला। प्रोग्राम नया दिन की खबर पर महकमा वाइल्ड लाइफ का नोटिस। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ उस्मान अलमानी का शिकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी और भारत के खिलाफ शिकस्त का खुमियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी टीम को अदालत के चक्कर लगाना होंगे। गुजरांवाला की सिविल कोर्ट में पिटीशन दायर, क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगाने और सिलेक्शन कमेटी तहलील करने की इस्तदा। पानी, बिजली, ना ही सीवरेज का बेहतर निजाम, कचरे के ढेर और टूटी फूटी सड़कें। कौन हल करेगा मसला? कौन लगाएगा गफलत बरतने वालों को लगाम? कराची के शहरियों का बस एक ही सवाल, शहरी हुकूमत कैसे करेगी मसाइल हल? पूछेंगे आज मेयर कराची वसीम अख्तर से। बजट बजट बजट, आखिर कैसा है ये बजट? क्या ये अवाम और कारोबार दुश्मन है? एक आम पाकिस्तानी इससे किस कदर मुतासिर हो सकता है? अब क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता? जानिए इसी प्रोग्राम में कुछ देर बाद। भारत हट धर्मी बरकरार, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान तजारती सरगर्मियाँ 112 रोज से बंद। इंटर कश्मीर ट्रेड और बस सर्विस की बंदिश से ताजिर और मकामी अफराद परेशान, अरबों रुपए का नुकसान। घरों में बच्चों पर जाने अनजाने में होता है मुख्तलिफ किस्म का तशद्दुद। कौन सा बच्चा बनता है किस तरह शिकार और मुख्तलिफ तरीकों से किए गए तशद्दुद को कैसे रोका जाए, वालिदैन के लिए खुद भी सबसे बड़ा मसला।
जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, इसीलिए तिब के शोबे में टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है। कराची के नौजवान की फाइंड माई डॉक्टर ऐप शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। घर बैठे इलाज कराएं और रिपोर्ट्स भी घर बैठे हासिल करें। खाना पकाना सिखाती है, तालीम के लिए वीडियोस भी बनाती है, ट्रैवल लॉग से भी सबको हैरान कर जाती है। लियारी की नन्ही यूट्यूबर धूम मचाती है। व्लॉगर एनल हूर होंगी आज नया दिन की मेहमान। हीर से लगाओ, सुफियाना कलाम से मोहब्बत, पंजाब की आरफा सिस्टर्स की क्या है बात। अजीम दरवेश सूफी शायर वारिस शाह के मज़ार पर हीर पड़ती बहनें सब की पसंद। आरफा सिस्टर्स प्रोग्राम में जगाएंगी आवाज का जादू अब से कुछ देर बाद। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो हमने कल एक मौजू उठाया था सहराए थर, जहां पर शिकार है, बल्कि गैर कानूनी शिकार है, उस पर नोटिस लिया गया है। जी हाँ, हिरनों का शिकार किया जा रहा था। नया दिन ने यह मामला उठाया। सिंध हुकूमत ने इसी खबर का नोटिस लिया, नया दिन की खबर का नोटिस लिया। थर में महकमा वाइल्ड लाइफ के अमल दरामद इसके शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ है। संजय, हमारी खबर का नोटिस लिया गया है। जी बिल्कुल, प्रोग्राम नया दिन ने ये मामला उठाया था कि थर के सहरा में शिकारी जो है वो नायाब नस्ल के हरनों का शिकार कर रहे हैं, और न सिर्फ ये शिकारी अपना शौक पूरा कर रहे हैं, जबकि नायाब नस्ल के हरनों का शिकार करके इसका गोश्त भी जो है वो आम मार्केट में भी फरोख्त कर रहे हैं, जिसका सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया है। ये चीफ गेम वार्डन सिंध है और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड है सरदार उस्मान आलमानी, जो उन्होंने अपने ये तमाम जो अमलदार हैं उन्हें सख्ती से हिदायत की है कि जो इसमें मकामी शिकारी मुलविस है उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ वायलेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाए। जो नायाब नस्ल के हरनों का शिकार है उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सरदार उस्मान आलमानी ने यह भी हिदायत की है न सिर्फ हरन, थर के सहरा में जो नायाब नस्ल के रोज और दीगर जो जानवर पाए जाते हैं उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का जो है वो हिदायत कर दी है। थर के सहरा में जो नंगर पारकर, छाछरो, इसके अलावा डायली, इन मकामात पर ये शिकारी जो है वो सरेआम शिकार कर रहे थे, जिसकी मामला जो है वो समा ने उठाया था। और न सिर्फ ये मामला बताया बल्कि वो वीडियो भी नशर की थी जिसमें वो गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। नायाब नस्ल के हरनों का जो है वो शिकार करके मार्केट में गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जिसका जो है वो सिंध हुकूमत ने इंतहाई सख्त नोटिस लिया है। वाइल्ड लाइफ थर पारकर के अमलदारों को ये हिदायत की है कि जो इसमें मकामी शिकारी मुलविस हैं उनकी एक तफसीली लिस्ट बनाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट से उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। संजय, बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में ब्रीफ किया, अपडेट किया। और अब जरा आपको हार का गम याद दिलाते हैं और देखिए तो से इसके बाद क्या क्या हो जाता है। वर्ल्ड कप में भारत के हाथों कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुजरावाला की सिविल कोर्ट में इसी सिलसिले में पिटीशन दायर की गई है जिसमें क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगाई जाए ऐसा कहा गया है। सिलेक्शन कमेटी को तहलील किया जाए, ये इस्तदा की गई है। एक अहम मामला है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की है, एडवोकेट मंजूर कादिर साहब। बहुत शुक्रिया समा का, आपने वक्त दिया है। सर, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बताइए, जो पिटीशन आपने दायर की है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, किस किस को फरीक बनाया गया है इस पिटीशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि मैंने बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ ये दावा दायर किया है, क्योंकि मैं बिलाखिर पाकिस्तानी हूँ और वकील भी हूँ और कुछ ज़िम्मेदारियाँ बीइंग पाकिस्तानी मुझ पर आयद होती हैं, और मेरी ये जो आवाज़ है ये 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है। इस वक्त ये जो पटिशन दायर की गई है इसमें चीफ पैटर्न नंबर 1, नंबर 2 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नंबर 3 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अरकान, और इस्तदा में मेरी ये दरख्वास्त है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी तहलील किया जाए। गुजारिश ये है कि सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन है वो 15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, और इसी तरह हेड कोच फॉरनर है, बॉलिंग कोच फॉरनर है, और ये जो पाकिस्तान के इस वक्त ऑफिशियल हैं, सिलेक्शन कमेटी है, चेयरमैन है या कोई है, साबका या मौजूदा, इनको क्या पाकिस्तान ने इज्जत फराहम नहीं की माजी में?
क्या ये पाकिस्तान की वजह से इस मुकाम पे बिल्कुल नहीं पहुंचे? मंजूर साहब, ये तो क्या इनके पास जो असासे हैं, जो साशे हैं, मंजूर साहब ये तो आप जब कोर्ट में जाएंगे और वहां पर दलाइल भी देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं जो कानूनी नुक्ते हैं, यानी अदालत का दायरा इख्तियार है इस पिटीशन को सुना, क्या आपकी दरखास्त मंजूर कर ली गई, बाकायदा समाअत होगी? जी मैं मुतसरीन में से हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं टैक्स पे हूँ और जज्बात पूरी कौम के मेरे साथ मजरू हुए हैं और मैं गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान 30,000 अरब रुपए का मकरूज है और महाना करोड़ों रुपए इस मद में खर्च हो रहे हैं और सालाना अरबों बनते हैं। ये क्या किसी को ख्याल है कि नहीं? और फिर ये है मेरी गुजारिश इसमें कि जब इंसान का मकसद पैसा हो, सिर्फ पैसा बनाना, तो उसका रिजल्ट और निकलता है। और जब कोई मकसद नेक हो, खिदमत खलक हो, पाकिस्तान बिल्कुल मंजूर साहब आप तर्जुमानी कर रहे हैं, आप तर्जुमानी कर रहे हैं क्रिकेट शायकीन की जो वाकई ये बात करते हैं, जो वाकई ये इस तरह गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल अगर क्रिस्प आप ये बता दें, प्रिसाइसली बता दें, एक दरखास्त मंजूर हो गई है या नहीं हुई? दूसरा ये वो कौन सा पॉइंट था जब आपने सोचा कि मुझे दरखास्त दायर करनी है, यानी जब आपके जज्बात इतने मजरू हो गए किसी एक प्लेयर की परफॉर्मेंस से, स्पेसिफिकली वो पॉइंट क्या था? तो ये दो क्रिस्प जवाब चाहिए मुझे। पहली बात तो ये है कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, ये उन्होंने ये तस्लीम किया है कि मेरी दरख्वास्त जो है वो कानून और आइन के मुताबिक है। सही। और जो सिविल अदालत होती है बेसिकली इसको ही तमाम पावर्स होती हैं, इसको ही हुक्म इम्तनाई का इख्तियार होता है किसी चीज़ को रोक देना, स्टेटस को जारी करना, और उससे फिर जाके ये सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सूरत हाल ये है कि ये जब पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था तो मुझे बताया जाए कि 6 प्लेयर जो हैं पाकिस्तान के टॉप 6 प्लेयर जो हैं वो ऊपर उठती हुई गेंदों को जो कंधों से भी ऊपर थी उनको ये खेलते हुए आउट हो गए हैं। आज तक ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान के मुफाद को क्यों मद्देनजर नहीं रखा जाता। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, सबसे ज्यादा गुस्सा उन 11 में से किस खिलाड़ी पर है आपको? 11 के 11 खिलाड़ियों पे, जितने खिलाड़ी उस दिन मैदान में उतरे उन सब पे गुस्सा है, बराबर गुस्सा है, या 1-2 पर ज्यादा है? मुझे गुस्सा जिनकी जिम्मेदारी बैटिंग में ज्यादा बनती थी उन पे गुस्सा है और कप्तान पे गुस्सा है। मैं 1 मिनट आपका जाया करूंगा। जब 11वां प्लेयर शाहीन अफरीदी कप्तान के साथ खेल रहा है और 6ठी गेंद पे शाहीन अफरीदी ने एक सिंगल स्कोर लिया है, ये क्या है? ठीक है, और इनको कोई समझाने वाला नहीं, और जिम्मेदारों के खिलाफ ही आप बात करें। और ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। लास्ट पॉइंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन एनीवेज थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए जो फिर इंग्लैंड के खिलाफ हमारी अच्छी कारकर्दगी रही है, फिर वो कहाँ से आ गई थी। एनीवेज थैंक यू सो मच सर, आप साथ मौजूद थे। लेकिन अभी बढ़ना है आगे और चीन से खबर है क्योंकि वहाँ से हौलनाक ज़लज़ले के बाद जो सिचुएशन है उसकी हम बात करें कि अब खैमा बस्ती वहाँ पर आबाद कर दी गई है। और ये चीन का सूबा सिचुआन, यहाँ पर ज़लज़ला आया, उसके बाद से अब 10 से ज़ायद अफराद की अमवात हो चुकी हैं, कई अफराद की अमवात हो चुकी हैं और ज़लज़ले के नतीजे में 125 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। सूबे के 10 गाँव और कस्बे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सड़कें, बिजली, मवासलात का निज़ाम सब दरहम बरहम होकर रह गया है। अब हुकूमत ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी तौर पर खैमा बस्ती कायम कर दी है। यहाँ करीबन 10,000 अफराद को पनाह दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ 2 मकामात पर ज़लज़ला आया था, जिसमें एक की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 जबकि दूसरे की 5.1 रिकॉर्ड की गई थी। इसके नतीजे में ही इतना नुकसान हुआ और अब ये खैमा बस्ती बना दी गई है। और अब आपको दिखाएंगे एक ऐसी खतरनाक वीडियो जिसने लाखों सोशल मीडिया सारिफीन के दिल दहला दिए हैं। ये मैक्सिको का अम्यूज़मेंट पार्क था, यहाँ पर एक लड़की द्योहैकल झूले से गिर गई। इस वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और 24 घंटों के अंदर तकरीबन 2 लाख अफराद ने वीडियो देखी। खुशकिस्मती से लड़की की जान जरूर बच गई इस सब के बाद में। ये फुटेज देखिए और जरा सुनिए ना, वो आवाजें भी सुने जरा, आगे दिया इन्होंने, है ना। खैर कोई बात नहीं। आपको पता है कभी कभी छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बन जाते हैं
और अगर बात हो रही हो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो इनको छोटी छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बड़ी लगती है। अगर मैं खांसूंगा मुझे वहां से बाहर निकाल देंगी, तो आप मुझे कहेंगे आप क्या ट्रंप बन गई हैं? उन्होंने तो हो गया यार, अगर खांसी आ गई सो व्हाट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान बार बार खांसी आने पर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ को दफ्तर से बाहर निकाल दिया, निकलो बाहर। और यानी यार खांसी थी ना किरण, खांसी थी और बंदा भी आप ही का था, पानी पेश कर देते, किसी को कह देते, ये तो ना करते। एग्जैक्टली। एनीवेज, अब जरा वापस पाकिस्तान में आ जाते हैं और यहाँ पर जो सियासी मंजरनामा है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर रोज़ बरोज़ बड़ी तब्दीलियाँ दिखाई दे रही हैं। कमीशन का ऐलान भी होता है, पर कमीशन कायम हो जाते हैं। अब वजारतें भी ऑफ़र की जा रही हैं, क्योंकि कल भी जब हम बात करते तो मालूम ये हो रहा था कि अगर आपने इत्तेहादी जमातों को साथ रखना है तो थोड़ी बहुत मामलात तो देखने होंगे, यानी कुछ उन्हें ऑफर्स करने को। तो लग ये रहा है कि जो वजारतों की बात अब हो रही है कि एमकेएम को एक और वजारत दी जाएगी, जो नए अलायंस बन रहे हैं और कुछ जो लोग उनका साथ छोड़ने की बातें कर रहे हैं, इससे ये मंजरनामा बदल रहा है। वफाकी काबीना ने हुसैन असगर को कर्जा इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाने का फैसला किया। काबीना इजलास में कौमी तरक्याती काउंसिल के क़याम की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। बेनामी जायदादें 30 जून के बाद जब्त करने की ठान ली गई है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने असीर रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने MQM को मरकज़ में एक और वजारत और कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों को मुआशी पैकेज देने का फैसला किया है। हमने भी एक फैसला कर लिया है कि हम कहेंगे गुड मॉर्निंग अदनान आदिल साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे अदनान साहब आप? देखिए, आपको तो खुश होना चाहिए, कराची को पैकेज मिलने वाला है। नहीं 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 अदनान साहब, खुश हम तब होंगे जब वाकई वो पैकेज मिल जाए और यहाँ से ये कहा जाए वाकई हमारे पास पैसा है, अब विल भी और हम काम करेंगे। लेकिन ऐसा होता आपको वाकई नजर आ रहा है? और सही पोस्ट पे सही बंदा भी बैठाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे ये तो होता नजर आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो पैकेज दे देगी, लेकिन अब देखना ये है कि सिंध की जो सूबाई हुकूमत है, क्या वो तो उस पर एतराज नहीं करती और वो तो इसमें रुकावट नहीं बनती, क्योंकि इख्तियारात तो सारे सूबाई हुकूमत के पास हैं। जो कराची की म्यूनिसिपल हुकूमत है उसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने कानून ही ऐसा बना दिया है कि कचरा भी वो नहीं उठा सकते, पानी का मामला भी सारा सूबाई हुकूमत के पास है। तो जो दो बड़े मसाइल हैं कराची के, कि कचरा फैला हुआ है चारों तरफ और पानी नहीं आ रहा है, वो तो सूबाई हुकूमत के पास है। ये बिल्कुल अदनान साहब, आज हमने ना कराची के मसाइल पर डिटेल से नेक्स्ट आवर में बात करें। वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब मैं आपको ज़रा सेंटर में लेकर चलता हूँ, यानी इस्लामाबाद में जो होता है। वैसे तो तमाम असम्बलीज में कुछ ऐसा ही माहौल होता है, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर वाला मामला है जिसकी वजह से एहतजाज ज़्यादा किया भी जा रहा है, क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे और क्यों ये कहा जा रहा है कि स्पीकर साहब पर दबाव है? बात यह है कि जो भी पकड़ा जा रहा है करप्शन चार्जेस में, वो प्रोडक्शन ऑर्डर से बाहर आ जाता है और उसकी तफ्तीश नहीं हो पाती। वो असम्बली का इजलास जो है उसमें शरीक हो जाता है, किसी कमेटी का चेयरमैन होता है तो खुद अपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता है, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने किए थे। तो वो जो मकसद है कि करप्शन की तहकीकात हो, वो तो फौत हो जाता है। इसलिए वजीर आजम साहब का ये मुतालबा था स्पीकर कौमी असम्बली से कि आप इस तरह फौरन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करें, ताकि उनकी अरेस्ट हुई है वो बामानी हो, उनसे तफ्तीश हो सके। तो इसीलिए आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। और अब जो है वो बजट इजलास में आपको पता है कितना हंगामा हुआ है, शोर शराबा हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि फैसला हुआ है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाए। नहीं, अब मुझे ये बताइए, ये जो हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, तो जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी बात करें, आम आदमी की बात करें, वो मसाइल हल कब करेंगे अगर वो ये सब कुछ करते रहेंगे? अवाम के मसाइल की बारी नहीं आती। अगर इसी तरह का माहौल रहता है, ऐसे ही बात होती है। और अगर दो लोग ये सोच कर आए कि आज हम उनको बात नहीं करने देंगे क्योंकि कल उन्होंने हमको बात नहीं करने दी, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में अवामी मसाइल तो नहीं आ पाए। बजट तो अवाम के लिए आया ना जी। अवाम के मसाइल तो कभी भी हल नहीं होते और ना कोई करता है। ये तो अवाम की गलत फहमी है कि ये असम्बलियां उनके मसाइल के हल के लिए बनी। रुला देते हैं। मैं 30 साल से सहाफी हूँ, मैंने तो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं होते देखे। मैंने तो हमेशा असम्बलियों में दंगा फसाद और इख्तिदार की लड़ाई होती देखी है।
ना इनके कोई नजरियात हैं, ना इनके कोई असूल हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल जातियात पर हमले नान साहब देखते हैं, वहां पर आवाम की बात नहीं होती। मुझे अब ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह हम पहले जिक्र कर रहे थे, एक और वजारत की ऑफर की गई है MQM को तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल, इसलिए कि अब हर इत्तेहादी जमाती ब्लैकमेल कर रही है तहरीक इंसाफ को। उनके पास अक्सरियत नहीं है कौमी असम्बली में, हुकूमत जो बनी है वो इनके तो जो इमरान खान साहब ने जो कहा था हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, नहीं, वो तो फिर होना पड़ता है। वो कहने की बात और है, करने की बात और है। सियासतदानों की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, उनके अमल पे यकीन। तो इस नंबर गेम के बारे में रूलिंग पार्टी को नहीं पता था? उनको तो पता था, उनको अच्छी तरह से पता था, मगर ऐसा कहीं अब तक के स्ट्रैटेजीज में उनके नजर नहीं आया। नहीं, वो देखिए, उन्होंने MQM को वजारत पहले भी दी हुई है, इसी तरह काफ लीग को भी दी हुई है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक इत्तेहादी है उसके साथ भी यही है, GDA को भी है, सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अब वो सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, और जो अब राब्ते हो रहे हैं, यानी जो ऑपोजिशन राब्ते करे वो भी कुछ ऑफर्स करे। लेट्स सी ये आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है इत्तेहादी जमातों के साथ। ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि आप हमारे साथ आ मिले, आपके जितने मेंबर हैं सबको वजीर बना दें। ठीक है, ये बड़ी ओपन ऑफर ऑपोजिशन की तरफ से की गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं ना, ये कर्जा इंक्वायरी कमीशन का कयाम और फिर हुसैन असगर का किरदार कितना अहम है, इस खबर को, इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हुसैन असगर जो है ना, बहुत ही ऑनेस्ट शोहरत के आदमी है, बहुत बाकिरदार आदमी है, और पहले SIA में रहे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे गिलगित बल्तिस्तान में। उन्होंने एक हज स्कैंडल हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था, जो चौधरी इफ्तिखार जब चीफ जस्टिस थे, उसकी इंक्वायरी की थी, तब उनकी बहुत शोहरत हुई थी। उनको हटा दिया था उस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत ने, तो उनको चीफ जस्टिस जो है वो बार बार कहते थे कि वापस लाया जाए। फिर वो जो हुसैन असगर है, पंजाब में जो एंटी करप्शन का महकमा है, डायरेक्टरेट है, उसके भी DG रहे, तो उनकी एक तवील करियर में खिदमत है। इस वक्त वो डेप्टी चेयरमैन नैब हैं, तो उनका बनना जो है वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन वो माहिर मईशत नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, और ये इकोनॉमिक्स का मामला है, कर्जे वगैरह। तो मेरा ख्याल है वो कमीशन में ऐसे माहिरीन मईशत रखेंगे जो इस पर तहकीकात कर सकेगा, लेकिन उनकी इंटेग्रिटी बहुत है, सही है, साफ है। इंटेग्रिटी पे आप भी कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं है। अदनान साहब साथ रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईमुल हक साहब बहुत शुक्रिया। सर, क्या फैसला हो गया प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से मुताल्लिक, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएंगे, बहुत एहतजाज किया अपोजिशन ने। नहीं, फैसला तो कोई नहीं हुआ, मेरे इल्म में नहीं है। मैं लाहौर आ गया था कल शाम को, अगर रात के बाद कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, और तो जहाँ तक मेरे इल्म में फैसला नहीं हुआ है। और नईमुल हक साहब ये भी बता दीजिएगा, जो MQM को एक और वजारत देने का फैसला किया गया, क्योंकि तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं ये तो ब्लैक मेलिंग हो रही है, क्योंकि अगर नहीं देंगे वजारत, उनके मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो वो आपका साथ छोड़ जाएंगे, ऐसा है या कुछ और मामला है? नहीं, MQM के हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरी है, उनसे हमारी रोजाना मुलाकात होती है, उनके तमाम मुतालबात, और उन्होंने वजीर आजम से पूरे उनके वक्त में मुलाकात की थी, मैं भी उसमें था। आप जानते हैं कि वजीर कानून जो हैं हमारे, और हमारे जो वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, माफ कीजिएगा उसके IT के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो MQM के कायदीन हैं। MQM के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, सब चीज़ें चल रही हैं। उनके जो फंड वगैरह के इशूज हैं वो भी हल हो गए हैं। इंशाल्लाह ये बात और आगे बढ़ेगी, हमारा ताल्लुक और ज़्यादा करीब होगा। और जो पैकेज देने की बात है कराची को स्पेसिफिकली, उसके कुछ पॉइंटर्स शेयर कर सकते हैं, जो पैकेज अब दिया जाएगा कराची को? ये सच्ची बात है कि कराची को इतने ज्यादा फंड चाहिए, क्योंकि पिछले 10-20 साल में कराची को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और हमने बजट में भी, आपको इल्म होगा कि हमने कराची पैकेज रखा है। कराची की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, खासतौर पर पानी की फराहमी के हवाले से एक बहुत बड़ी स्कीम है K4, उसके लिए वो बहुत अरसे से रुका हुआ है, उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। कराची में पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है हमारी। उसके लिए हमारी हुकूमत ने यह भी प्लान किया कि डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स, यानी समंदर के पानी को मीठा बनाकर उसको कराची वालों का इस्तेमाल किया जाए। तो वो उसमें कोई वो नहीं है, हर चीज जो मनसूबा बंदी जो हो चुकी है उसके मुताबिक ही चल रही है और चलती रहेगी।
और ये भी फरमा दीजिएगा कि ये जो शिकवा है, मेयर कराची कहते हैं इख्तियारात नहीं है, ये शिकवा ख़त्म हो पाएगा? कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी? देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 10-20 सालों में पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने, जिसमें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, इन्होंने कभी भी इख्तियारात जो है वो अवाम को मुंतकिल या बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने इख्तियारात अपने पास रखे, जिसकी वजह से जो पंजाब में भी और सिंध में भी जो बड़े बड़े शहर हैं वो इतने पसमानदा हो गए, उनकी जो बुनियादी जो शहरियों के लिए ज़रूरतें हैं, सहूलतें हैं, वो ही नहीं फराहम की जा सकती। और करप्शन की तो आप अब देखेंगी कि यानी कमीशन भी और मैंने भी जो इत्तलात हैं कि 24,000 अरब रुपया जो कर्जा लिया गया 10 साल में, उसमें से 3 से 5,000 अरब रुपया ये उसका कोई हिसाब ही नहीं है। यही नहीं पता चला वो गया कहाँ, और उसकी तफसीलात इंशाल्लाह हम कौम के सामने पेश करेंगे तो पता चलेगा क्यों कराची की हालत ऐसी है, क्यों सिंध पसमानदा रह गया है, क्यों पंजाब के मसाइल इतने गंभीर है। अच्छा, और ये फरमा दीजिएगा कि अपोजिशन एहतजाज जारी रखती है, ऐसे में ऐवान में इसी तरह का माहौल जैसे हम देखते आ रहे हैं यही बना रहेगा? अवामी मसाइल पर फिर बात कब होगी? देखिए, हमने तो शुरू ही से, हमने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, आपको याद होगा कि पहली तकरीर जो थी वो अपोजिशन ने उनकी नहीं होने दी थी। वो तो दोस्ती के हाथ बढ़ाने जा रहे थे और उन्होंने एक बड़ी अच्छी तकरीर तैयार की थी जो नहीं हो सकी। उसके बाद से आज तक कौमी असम्बली में अपोजिशन ने हमारे बजट एक जो असद उमर ने एक आर्जी बजट पेश किया था और अब जो हुआ है वो उन तकरीर नहीं सुनी, खान साहब को तकरीर नहीं करने दी, खान साहब पे गाली गलोच, उन पर फिक्रे कैसे गए। हमने इनको कहा था, शहबाज शरीफ को जब खान साहब ने बनाया पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, उसका बुनियादी मकसद ये था कि कौमी असम्बली में कानून साजी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 38 कमेटीज हैं, 18 कमेटीज हमने ऑपोजिशन को दे दी हैं, 20 हमारे पास हैं। और मगर ये अभी तक हमने इनसे कहा भी ज़ाब्ता अखलाक हमारे साथ साइन कर लो, किसी की जातियात पे हमले नहीं होने चाहिए कौमी असम्बली में, आपने जो कुछ कहना है बाहर किया। मगर ये लोग मेरी समझ में नहीं आता, इन्होंने इरादा कर दिया है कि हुकूमत को नहीं चलने देना। अब ये कह रहे हैं बजट पास नहीं हम देंगे जिसमें इनको कोई चांस नहीं है जिसका। तो मैं समझता हूँ उनकी नीयत ही खराब है, ये चाहते ही नहीं कि कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो सही तरीके से आगे बढ़े। इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं कि जी एक तकरीर नहीं होने दी जा रही तो उसकी वजह से आवाम की बात भी नहीं होगी? आप पर तनकीद है, ये पीटीआई पर है। नहीं, हम तो आपको पता है कि रोजाना कौमी असम्बली के सेशन से पहले इनकी और हमारी मीटिंग होती है स्पीकर के दफ्तर में, और उस दिन का लाए अमल तैयार होता है। इन्होंने रोजाना वो अग्री करके लाए अमल तैयार करके रोजाना उसकी खिलाफ वर्जी की है। सर, तो हुकूमती जो बेंच है वहां से इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती? गुज़श्ता रोज की इजलासी कार्रवाई भी अगर आप देखें तो उसमें तो ऐसा है, शोर शराबा तो वहां से भी होता है। नहीं, मैं सारा इल्जाम मैं मुस्लिम लीग नून और बिलावल अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाना चाहता हूँ। अब ये बताइए इन्होंने 40 मिनट तक आप पर लगाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग हुकूमती बेंच के ऊपर भी बैठकर ऑपोजिशन के जैसा रवैया रखते हैं, वो ये कहते हैं आपको? नहीं, आपने देखा कि 40 मिनट तक स्पीकर ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप अपनी तकरीर का आगाज करें बजट पर। ये 40 मिनट तक ये नहीं बोले, कहने लगे नहीं जी वो जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को पहले बोलने दें। मतलब ये जो एग्रीमेंट हो चुका था इजलास से पहले, रूल्स ऑफ बिजनेस कमेटी रोजाना तय करती है कि पहले ये बोलेगा, दूसरा ये बोलेगा, तीसरा ये बोलेगा, इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये हमारे साथ क्यों ज़ाब्ता अखलाक साइन नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि इनके मकासद उससे पूरे नहीं होंगे, ये हमारे फिक्रे नहीं। लेकिन नईमुल साहब, क्या कल कुछ मामला सेटल हो नहीं गया कि अब इजलास की कार्रवाई तरीके से चलेगी? माफ कीजिएगा, कल मैं इस्लामाबाद में नहीं था, कल जो मैं लाहौर में हूँ, सही मुझे तफसीलात इल्म नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कोई रोशनी नहीं डाल सकता इस वक्त। ठीक है नईमुल साहब, बहुत शुक्रिया साथ आप मौजूद थे। और जिस तरह पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुतालिक आप ही कहते हैं कि तमाम इल्ज़ाम आप आयद करेंगे PMLN और पीपल्स पार्टी पर, क्योंकि उनकी तरफ से आप कह रहे हैं कि शोर शराबा किया जाता है। लेकिन कल का इजलास वो सब ने देखा, दोनों तरफ से कुछ मामलात ऐसे ही रिपोर्ट होते आए हैं। बट लेट्स सी इस सब में आवाम की बात कब होगी, आवाम के मसाइल कब हल होंगे। बहुत बहस हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, अब जरा सूफियाना रंग शामिल कर लेते हैं नया दिन में, है ना?
जिसको गुस्सा आ रहा है वो भी देख ले, सुन ले। तो अवामी नुमाइंदे आप भी देख लीजिए, हो सकता है आपके मिजाज पे अच्छा असर पड़े सबके बाद। मेरे मिजाज पे तो पड़ा, मुझे तो अच्छा लगा। पंजाबी जबान के मशहूर शायर वारिस शाह की हीर खित्ते के लोगों में इंतहाई मकबूल है। जो सुनता है सुनता रह जाता है, बार बार सुनना चाहता है। यही वजह है जंडियाला शेर खान में वारिस शाह के मज़ार पर हिंचती रहती है। आज हम आपको मिलवाएंगे मज़ार पर अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाली आरिफ सिस्टर्स से, जिनका सूफियाना कलाम, इनका अंदाज, इनका हीर से लगाव रखना आपको भी हीर से लगाव पर मजबूर कर देगा। Exactly, तो आज हमें आरिफा सिस्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है लाहौर स्टूडियो से। थैंक यू सो वेरी मच आपका कि आप लोग आज नया दिन के मेहमान हैं। मुझे बताइएगा, कब से हीर का सब्जेक्ट ये आप लोग पढ़ रही हैं? तकरीबन 3 साल से हम लोगों ने ये हीर पढ़ना स्टार्ट किया। और 3 साल से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो, आपने इसको दोहराया नहीं हो, इतने प्यार से पढ़ा नहीं हो, गाया नहीं हो? ऐसा दिन कोई नहीं गुजरा। मतलब घर पे हम ये प्रैक्टिस रोज करते हैं। फेवरेट कौन है, पसंदीदा कौन है, किसको फॉलो करती हैं? किसी को आपने सोचा हो मुझे इनके जैसा गाना है? नुसरत फतेह अली खान साहब को मैं सुनती हूँ। जबरदस्त, मुझे भी पसंद है, जबरदस्त लाइक करती हूँ। जबरदस्त। तो महरीन, आरिफा और वासिफा, हम चाहते हैं कि आज नया दिन के इस हिस्से में परफॉर्मेंस हो जाए। आज हम सब हीर को याद करते हैं, हीर की बात करते हैं। नहीं। साक मड़िया देखो लैन डडे अन पुज देओ ना बोल दे लाचार होके हो मोए सप वांगू विस कोल देनी कदिया दे मारिए आप मरिए पे अंदरों बारों ढोल देनी गुन मड़िया दे सबेरन विचे हो माड़े माड़िया दे दुख भोल देनी शानदार नु करना कोई झूठा झूठा कर कंगाल नु टोर देनी वारिस शाह लताड़ी दे पे मड़े मारे खौफ दे मोहना बोल देनी जबरदस्त, क्या बात है।
ऐसा लग रहा है बचपन से कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस। मज़ार पर जब आप कलाम पढ़ती हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? लोग आते हैं, सेल्फीज़ वगैरह बनाते हैं, ये कहते हैं कि इसको फिर से प्लीज़ आप प्रेजेंट कर दीजिए, फिर से गा दीजिए एक बार, कहते हैं? जी बिल्कुल इस तरह होता है। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थी आरफा सिस्टर्स। लोग आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, और इसीलिए तो आज हमने आपको मदद किया। आपके और भी फैंस बन गए, हम दोनों भी आपके फैंस बन गए। बहुत खूबसूरत कलाम, थैंक यू सो वेरी मच। अब जरा बढ़ते हैं आगे और आप तो अब आ जाएं जरा वापस, क्योंकि बजट ये एक अहम मसला है। मेरा नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी चले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। इसके ऊपर ही बात करने, पता क्यों? अब देखिए, आपका दिल नहीं चाह रहा था, बहुत से और लोगों का भी ना बजट सुन के परेशानी से दिल ऐसे धड़कता है, लेकिन तफसीलन हमें बात करनी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बजट, और क्या वाकई ये अवाम दुश्मन है? क्या इस बजट से कारोबार मुतासिर होगा? अगर होगा तो किस कदर मुतासिर होगा? इस सब पर आज हमने बात करनी है कि बजट को ज़रा समझते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस जर्नलिस्ट हैं फारूक बलोच साहब। थैंक यू सो वेरी मच फारूक, कैसे हैं आप? थैंक यू। आप समर डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं, तो आज हमने कहा कि आज हम आपसे सीखते हैं, पकड़ लेते हैं आपको। ये गोरख धंधा है क्या बजट का? ज़रा समझाएं नाजरीन को, ये बजट क्या वाकई अवाम दुश्मन, कारोबार दुश्मन है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है अवाम दुश्मन, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। नहीं, बिल्कुल हम पॉलिटिकल लैंग्वेज पर नहीं जाते। चलें, ये जो बजट आया इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा इन्फ्लेशनरी बजट है और काफ़ी इससे प्रेशर क्रिएट होगा, प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, और जो दूसरी तरफ स्टेट बैंक की पॉलिसी चल रही है उससे ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और अगर आसान अल्फाज में मैं समझाऊं, बजट बेसिकली आसान अल्फाज में, और आसान अल्फाज में भला किन के लिए? मैं आपको बताती हूँ, उन खातून के लिए जो घर में चाय बना रही है, नाश्ता बना रही है, उस शख्स के लिए जो पूरे महीने का बजट अपनी सैलरी को जहन में रख के बना रहा है, जो बस से जा रहा है, बस से वापस आ रहा है और ये सोच रहा है कि मैं आज शाम में अपने बच्चों को टीवी दिखाने के अलावा क्या करूं। यानी 25,000 to 1 लाख सैलरी स्लैब वाला एक जो बंदा है, उसकी जिंदगी पर कितना असर है? ये बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिया आप लोगों ने। चलिए वन बाय वन करते हैं। बेसिकली बजट एक आपका एनुअल अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जिसमें वो आपको बताती है जो अगला माली साल है, जो अभी जुलाई 1 से शुरू होगा और अगले साल जून 30 पे ख़त्म होगा। इसमें वो कहाँ कहाँ पैसे खर्च करेगी और टोटल कितने पैसे खर्च करेगी, और दूसरी तरफ वो ये बताती है ये पैसे वो लेकर कहाँ से आएगी, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो बजट बेसिकली ये होता है। फिर इसमें ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट की हम अर्निंग की बात करते हैं, रेवेन्यू की, तो उसकी मेन सोर्स होती है टैक्सेस, जो ऑब्वियसली हम देते हैं, और ये 2 तरह के मेन टैक्सेस होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारी सैलरीज पे लगते हैं। जो आपको सैलरी मिलती है, मुझे मिलती है, तो उसमें से टैक्स कट चुका है, निकल गया, वो डायरेक्ट टैक्स है। तो अगर कोई 5 लाख महीने कमा रहा है तो उस पर रेट ज़्यादा होता है। कोई जैसे भी हुकूमत ने मिनिमम जो टैक्स स्लैब है वो कर दी है 4 लाख, तो उससे कम जो कमा रहा है उस पर टैक्स नहीं है। तो जिसकी सैलरी कम है उस पर कम है। ये टैक्सेस नेसेसरी ईवल हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अपने मामला चलाने के लिए चाहिए होते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो शायद इतने बुरे इसलिए नहीं होते कि जो जितना ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा देता है और जो कम कमाता है वो कम देता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ मामला बड़ा ख़राब है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उसका तकरीबन 90% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। ये बहुत ज़्यादा है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल ये है कि जब आप कोई भी परचेजेस करते हैं, ठीक है, जैसे सेल्स टैक्स आप देते, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। पेट्रोलियम लेवी देते हैं, सर्विस टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी, और इसमें ये तफरीक ख़त्म हो जाती है अमीर गरीब की। यानी एक बैंक का CEO अगर वो महीने साल की उसकी 27 करोड़ रुपए सैलरी है, तो वो भी अगर एक सिगरेट पे उसके लिए 2 रुपये बढ़े हैं, तो एक गरीब मजदूर जो सिगरेट पी रहा है उसके लिए भी 2 रुपये बढ़े हैं। वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा, तो वो अगर 112-13 का पेट्रोल चल रहा है, उस पर अगर वो 40 रुपये ड्यूटी दे रहा है, तो बाइक पे उसी की कंपनी में जो पियोन चपड़ासी है वो अगर 1 लीटर डलवा रहा है, वो भी 40 रुपये ही उसके ऊपर जो है वो टैक्स दे रहा है। यहाँ मामला ख़राब हो जाता है कि जो हमारी ये जो बजट आया है इसके अंदर भी देखा है हमने कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे कहाँ पे प्रेशर आएगा, तो जो मेरी स्टडी है और जो हम लोगों से बात भी की है, नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर उन्होंने खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी हैं। इसमें आपकी जो ड्रिंक्स वगैरह हैं, यहाँ तक कि चीनी वगैरह है, और गैस महंगी कर दी है, कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया है। किराए के घर में रह रहा है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, ओवरऑल लिविंग कॉस्ट ऊपर जाएगी, तो हर किसी पे फ़र्क पड़ा है। किराए के ऊपर बजट में तो कोई जिक्र नहीं था, लेकिन एक नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है रिसेंटली कि जो लोग रेंटल इनकम जो होती है आप उस पर टैक्स देंगे। यानी मैं अगर अपना मकान किराए पे दे रहा हूँ तो मुझे उस पर जो अर्निंग हो रही है मैं उसके ऊपर भी टैक्स दूंगा। इसका जो बोझ है वो किराएदार पर पड़ेगा?
क्योंकि जाहिर है जब टैक्स देना मालिक को, वो यहाँ से किराया बढ़ा देगा। और एक हमने ये बात भी सुनी कि किराए इलाके के हिसाब से रेगुलेट किए जाएंगे, क्या इसमें कुछ बात में दम है? ये किराए इलाके के हिसाब से ये तो हमेशा ही होते हैं। जाहिर है जो डिफेंस में रह रहा है वो ज़्यादा किराया देगा और जो कयूमाबाद में रह रहा है वो कम देगा। लेकिन जहाँ तक इसका बोझ पड़ने की बात है, हमेशा जब भी टैक्स इंक्रीज़ होता है एंड में जो भी एंड यूज़र होता है, यानी जो किराया दे रहा है या जो कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, उस पर लाजमी बोझ आता है, क्योंकि जो टैक्स है वो कॉस्ट में लोग ये टैक्स कितना लगाया है, जिसका यानी कितना फ़र्क पड़ेगा इस पे? जो नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं था, लेकिन एक दो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जो कह रहे हैं 20 से 25% जो है वो उस पर लगेगा टैक्स। ओके, हाँ ठीक है, यानी 20 से 25% का मतलब ये अगर 50,000 का कोई रेंट दे रहा था तो उस पर तकरीबन वो 10% और देगा, यानी 10,000 और देगा। नहीं वो 10,000 तो नहीं होगा। जैसे लाख का 20% जो है वो 20,000 होता है, तो 50 का 10, हाँ एग्जैक्टली नहीं आएगा। सही है, ठीक है, सही हिसाब किताब, मैथ इज गुड। वो इसलिए कि मैं किराए घर पे अपना मैं हिसाब किताब लगा रहा हूँ कितना ज़्यादा देना पड़ सकता है। अच्छा, एक और बड़ा मसला भी है पाकिस्तान का, हमारे यहाँ नौकरियाँ वैसे ही लगता है कि जी कम होती चली जा रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली जा रही हैं, और जिसके पास जॉब है उसके पास सैलरी बढ़ेगी ऐसा कोई इम्कान नहीं है, ये भी नहीं है। ये अगर आप दो मेन नंबर्स देखें इस बजट के अंदर, एक जो इन्होंने फोरकास्ट दिया इकोनॉमिक ग्रोथ का, उन्होंने रिवाइज किया 2.4%। अभी आम लोगों को इस नंबर का मतलब नहीं पता। इसका मतलब ये है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर तकरीबन 7% से ग्रो करे तो वो हमारे लिए बेहतर है, उससे अगर वो कम में करती है तो वो एक तरह से रिसेशन है हमारे समथिंग मींस कि बहुत नीचे। इसका मतलब ये होता है कि जब इकॉनमी स्लो होती है, बिजनेसेस जो है वो इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, एक्सपेंड नहीं करते, मजीद हायरिंग नहीं करते, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। यहाँ तक क्रिएट नहीं होंगी तो नई सैलरीज बढ़ेंगी, यहाँ नई जॉब तो छोड़ें, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स होती हैं उसमें ले ऑफ शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा मेन नंबर इन्होंने रखा है 11 to 13%, उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है, यानी 13% तक इन्फ्लेशन हो सकती है अगले साल में। तो एक तरफ तो इकॉनमी 2.4% पे चली जाएगी, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो डबल एज सॉर्ड है, दोनों तरफ से आपकी जो है समझ लें कि आप मुझे ये बताएं, इस बजट को समझने के बाद जब हम ये देखते हैं कि तकरीबन तमाम जो शोबे हैं वहाँ पर, जिस आपने ले ऑफ्स का जिक्र भी किया और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, वन शुड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर? अच्छा सवाल है ये बेसिकली, क्योंकि इतनी चीज़ें उसमें जो है वो इन्फ्लेशनरी हैं कि लोगों ने जो पॉजिटिव साइड है उसको शायद ज़्यादा देखा नहीं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ ख़त्म की हैं रॉ मटेरियल्स पे जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, तो जो दवाइयाँ वगैरह है वो शायद थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। एक रिलीफ उन्होंने दिया है। एक रिलीफ तो दवाइयाँ बहुत महंगी हुई थी, हाँ, बट बेसिकली ना करते तो आप कहते हैं कि चलो ये भी नहीं हो, एटलीस्ट कुछ तो किया। लेकिन जो आपने रॉ मटेरियल का जिक्र किया, यानी अगर कोई बंदा इस तरफ जाता है, रॉ मटेरियल दरामद या बरामद की तरफ जाता है, उसकी 3% वैल्यू एडेड टैक्स था वो उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म किया तो उस सेक्टर कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आएगा। प्लस इन्होंने एक मिनिमम वेज, ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, इन्होंने मिनिमम वेज जो है उसको बढ़ा दिया है, 17,500 कर दिया है, बट ये एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि लेबर मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलती है। गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई तो शायद उसको तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ही ये बताई हुई मिनिमम वेज है, उसको तो मिल जाएगी, लेकिन जो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 17,500 मेरा ही ख्याल के ऐसे हालात में एक चौकीदार को या एक वॉचमैन को कोई इतनी तनख्वाह देगा, तो वो एप्लीकेबल नहीं होती, तो वो रिलीफ बेसिकली एक लिमिटेड तबके के लिए है। लास्ट कमेंट आपका, आपने बहुत से बजट देखे होंगे, ये उन्हीं बजट की तरह का ही है? नहीं, मेरी नज़रों से गुजरे हैं, आई थिंक दिस इज़ द टफेस्ट फॉर मी, दिस इज़ द वर्स्ट अगर मैं कह दूं। आम आदमी ऐसा अगर वाकई से कंपेयर करें, मैं 20-25 साल की हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर पिछले 5, 7, 8 साल में देखें तो यस। ओके, थैंक यू सो मच, आप साथ मौजूद थे और बजट से मुतालिक जो हम स्टार्ट कर रहे थे ना कि वाकई ये अवाम दुश्मन है, मुझे लगा शायद बहुत अच्छी खबर है कि बट नहीं आई। एनीवेज आप गुजर रहे सामने, आप गुजर चुके हैं आप सामने से। एनीवेज ये दिलचस्प था कि सामने से गुजर गए थे, वापस आते हैं, अब दिलचस्प रिपोर्ट भी दिखा दें। जबरदस्त जनाब। और अफ्रीकी सकाफत के रंग अगर आपने देखने हैं तो आपको कहीं दूर नहीं जाना, अफ्रीका नहीं जाना, कराची मंगू पीर आपको लिए चलते हैं। क्या कुछ वहां पर हो रहा है जो कि आपकी तवज्जो समेट सकता है? खुसूसी रिपोर्ट शायान सलीम की नया दिन का हिस्सा है, तो देखिए। कराची का इलाका मंगो पीर कभी नो गो एरिया तस्वुर किया जाता था। यहाँ दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें थी, मगर हालात बेहतर होते ही यहाँ की समाजी और सकाफती रौनकें लौट आई। शीदी मेला मंगो पीर की एक पहचान बन गया है। ये मेला कैसे होता है, लिए चलते हैं।
मंगो पीर में ये मनाजिर देखने को मिलना कोई आम बात नहीं है। अमनो अमान की मखदूज सूरत हाल के बाइस ज़ायरीन ने मंगो पीर मज़ार पर आना छोड़ दिया था। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र 7 साल तक शीदी मेला नहीं हो सका, मगर सिक्योरिटी इदारों की भरपूर कार्रवाइयों से फिर अमन का बोल बाला हो। 2 साल से रवायती शीदी मेला सजाया जा रहा है। हमारे बड़े धूल को भी हाथ लगाने बच्चों को नहीं देते थे, लेकिन फिर उनमें शऊर आया, अकल आई, लोगों ने समझाया कि भाई तुम्हारे बाद इन्हीं लोगों को बजाना है। तो अब हम जिसका जो दिल करे बच्चों को हम वो करने देते हैं, ताकि हमारे बाद उन्हीं को करना है। अब वो रोकने वाला टाइम नहीं रहा, अब हम नहीं रोकते, ताकि हमारे बाद इनको ही संभालना है। शीदी मेले का आगाज शीदी गोट से मंगो पीर मज़ार तक जुलूस निकाल कर किया जाता है, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब एहतराम में नंगे पांव ढोल की थाप पर धमाल डालते हुए रिवायती गीत गाते हुए मज़ार तक पहुंचते हैं। शीदी मेले की तारीख क्या है, ये कब से मनाया जा रहा है, ये इन्हें भी नहीं पता। इनका कहना है सदियों से ये रिवायत चली आ रही है, बाप दादाओं के ज़माने से होता हुआ आ रहा है, और ये हमारा सिलसिला हिंदुस्तान से चलता हुआ आ रहा है। जामनगर, रतनपुर, भावनगर, वहाँ बड़ा मेला उस तरफ होता है। जो वहाँ के शीदी है वहाँ करते हैं, और हम कराची में करते हैं। सिंध के रहने वाले, सिंध के बलूचिस्तान के जो शीदी है, ये अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है, नस्ल दर नस्ल। शीदी मेले की सबसे खास रस्म मज़ार के अहाते में मौजूद तालाब में मगरमच्छों के सरदार मोर साहब को गोश्त और हलवा खिलाकर अदा की जाती है। इस तालाब में 100 से ज्यादा मगरमच्छ बताए जाते हैं जो रहते हैं इस छोटे से तालाब में, और जो ये खुश्की पर मगरमच्छ इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। ये मगरमच्छ अगर आप देखें कि ये इंसान दोस्त हैं, आज तक यहाँ पर एक वाकया पेश नहीं आया कि इन्होंने इंसान पर कभी हमला किया। वो फितरत इनकी खूनख्वार जानवर है, मगर ये दुनिया के शायद कहा जाए कि वाहिद ऐसे मगरमच्छ हैं जो इंसान दोस्त हैं। मगरमच्छ कुछ ना खाए तो इनका मानना है साल अच्छा नहीं गुजरे। ईद के त्यौहार से, इनके ईद के उससे बढ़कर हमारे लिए होता है खुशी। हर कबीलों का अपना अपना हक होता है, अपना त्यौहार करे, अपना खुशी का इजहार करे। बात यह, जब हम मगरमच्छ के यहाँ तालाब में जाते हैं तो उससे और ज्यादा खुशी हमें यही होती है जब मगरमच्छ हमारा हलवा रसीद करता है, हमारा गोश्त खाता है, तो उससे ज्यादा हमें दिल खुशी होती है। अगर वो नहीं खाता है, इनका हमें अफसोस होती है क्यों उसने नहीं खाया, इतनी नाराजगियाँ होती है, दिल में तकलीफ होती है, दर्द होती है, क्यों उसने नहीं खाया हमारा गोश्त। शीदी कबीले के लोगों का कहना है कि इस मेले के पुरअमन इनेकाद से यहाँ खौफ की फिजा खत्म हो गई। दिलचस्प रिवायत और रस्मों की वजह से शीदी मेले की शोहरत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में मंगो पीर का रुख करते हैं। कराची उस गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर जबान बोलने वाला वो खूबसूरत फूल है जिसकी महक से प्यार, मोहब्बत, अमन और बर्दाश्त को फरोग मिल रहा है। शीदी कबीले का ये अनोखा मेला दरअसल शीदी कबीले की कदीम सकाफत को जिंदा रखने की एक कोशिश है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। ज़बरदस्त। अगर मिस कर दिया था आपने तो देखिए रिपोर्ट कितनी कॉम्प्रिहेंसिव थी। एनीवेज अब अगले घंटे में बड़ा खास मेहमान हमारे साथ होंगे, नन्ही यूट्यूबर रैनल हूर हमें ज्वाइन करेंगी। किस कदर उनकी वीडियोस वायरल है, कितनी इन्फ्लुएंसर हैं वो, तो उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम आपको एक ऐप के बारे में बताएंगे, फाइंड माई डॉक्टर। मुझे जो डॉक्टर चाहिए मुझे कैसे मिलेगा, लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे। और जो छुट्टियां गर्मियों की समर कैंप का प्लान है क्या, जानिए नया दिन में अगले घंटे में। मैं बताती हूँ आप लोगों को, गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे शरारतें कर रहे हैं, सारा घर शोर से गूंज रहा है, ये माहौल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन कभी कभी थोड़ी परेशानी वालिदैन की पड़ जाती है। शुएब ने इसका हल ढूंढा, उन्होंने किससे मुलाकात की, क्या हल है उनके पास, दिखा देते हैं आपको। तो जनाब गर्मी का मौसम है, जहां बड़ों के पसीने छूट रहे हैं, इसी तरह आस्तीनें जिस तरह मैंने चढ़ाई हैं सब ने चढ़ा ली हैं, सिर्फ गर्मी से नहीं इस परेशानी से भी कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं इसमें जब बच्चों की एनर्जी होती है टॉप पर, यानी दिन हो या रात हो, घर में बच्चों की उछल कूद, उनकी शरारतें बढ़ती जाती हैं। उनकी एनर्जी को यूटिलाइज किस तरीके से करना है पॉजिटिवली, क्योंकि हर दूसरे घर में वालिदैन हैं फिक्रमंद
कि इन बच्चों की एनर्जी को कैसे आखिर पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि प्लानिंग नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि समर कैंप्स नहीं है, और अगर समर कैंप हो तो ये मसला हल हो सकता है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं ज़बरदस्त सी ऑप्शन। वो ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल समर कैंप की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ये है आपकी परेशानी का हल, क्योंकि कराची में समर कैंप एक्टिविटीज़ के ज़रिए सही जगह पर अब यूटिलाइज़ किया जा सकता है बच्चों की एनर्जीज़ को। पहली बार ये हो रहा है कराची में 25 जून से 9 जुलाई तक समर कैंप का आगाज हो रहा है, और यहाँ पर बेहतरीन सरगर्मियाँ होंगी। अब वो सरगर्मियाँ क्या होंगी, किस तरीके से बच्चों की एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाएगा, इस सब पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं आमना इकबाल, समर कैंप की ऑर्गेनाइजर है। वेलकम नादिन। आमना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ये आइडिया कैसे आया समर कैंप का? इस तरह से कि मैं जो है ना, जब छोटी होती थी तो मैं भी बहुत बोर होती थी अपनी छुट्टियों में, और कुछ करने को होता नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक टैलेंट है, एक स्किल है, तो मैं क्यों ना उसको शेयर करूं दूसरों के साथ। एंड आई थॉट दैट द बेस्ट वे टू स्टार्ट इट वुड बी बाय टीचिंग लिटिल किड्स इन देयर समर हॉलिडे। आप मुझे जरा बताएं वो स्किल क्या है जो कि आप टीच करेंगे बच्चों को? मैं बेकिंग करती हूँ प्रोफेशनली, एंड मुझे बचपन से बेकिंग करने का शौक था। तो मैं हमेशा आपने समर कैंप में जाके सीखा था या मामा ने सिखाया था? नहीं, मैं घर पे पहले करती थी, फिर मैं कुकिंग क्लास के लिए गई थी, लेकिन बेकिंग की कभी भी नहीं अटेंड की थी। तो फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि इसको मैं प्रोफेशनली परस्यू करूँ, एंड फिर मैं गई थी ली कॉर्डोन ब्लू इस्तांबुल में, टर्की में, एंड मैंने वहाँ से अपनी कुछ सर्टिफिकेशन की थी, एंड मैं वापस आई और मैंने 4 साल पहले अपना प्रोफेशनली होम बेस्ड बेकिंग शुरू की, और मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। तो मैंने बीच में ब्रेक दी थी, तो अब इस साल दोबारा मैंने शुरू किया है वापस अपना काम, और उसका नाम है बेक स्ट्रीट। तो नाउ आई एम ऑल्सो कीपिंग अ बेक स्ट्रीट समर कैंप विच इज़ फॉर द एजेस 7 to 15 years। एंड उसमें जो है बेसिकली मैं डिफरेंट आइटम्स सिखाना चाहूँगी उन बच्चों को, जो मसलन मैं तो चाहूँगा मुझे पूरी लिस्ट बताएं आप। हाँ, तो मैं मफिन्स और ब्राउनीज, कपकेक्स, कुकीज़, और कुकीज़ किस तरह से कट करते हैं कटर्स के साथ, डिफरेंट शेप्स के, उनको डेकोरेट करना, कपकेक्स को डेकोरेट करना डिफरेंट कलर्स से, पाइपिंग बैग्स वगैरह की टेक्निक, और फिर उनको स्प्रिंकल्स वगैरह के साथ डेकोरेट करना, ये सब चीज़ें। ड्यूरेशन कितना होगा इसका? सो ये 25 जून से 9 जुलाई तक है, तो ये 12 दिन है। 12 दिन का एक सेशन हो गया ये, ठीक है। और फिर इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो मेरा फोकस इसीलिए यही है कि मैं 4 से 6 बच्चे लूँ, ताकि उनको मैक्सिमम अटेंशन मिले और उन सबको अपॉर्चुनिटी मिले अपना खुद बनाने का। 7 साल का अगर बच्चा, बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा गर्ल्स इंटरेस्टेड होंगी इस कैंप में आने के लिए। अब तक तो जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 2 गर्ल्स की ही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने बेटों के लिए भी पूछा है। So let's see if they end up। हाँ, ये तब्दीली है सोसाइटी की ना, सब सीखते हैं कुछ भी एसोसिएटेड से। ये अच्छी बात है, हर किसी को हर चीज़ करनी चाहिए, ये जेंडर से एक वो नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिक तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ लड़कियों को करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसा होना नहीं चाहिए। कॉस्ट के हवाले से शेयर करना चाहेंगी? श्योर। तो मैंने रखा है 15,000 का पर चाइल्ड, लेकिन मैंने एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट रखा था जो कि था 12,000 रुपए का, जो कि अब खत्म हो चुका है। तो वो, लेकिन एक और मैंने डील रखी है जो कि ये है कि अगर 2 बच्चे, कोई भी दोस्त या कजन्स हों, एक साथ रजिस्टर करें तो वो 20,000 में 2 बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे, विच मीन्स के 10,000 पर चाइल्ड पड़ेगा। तो उनको ऑलमोस्ट मतलब 10,000 का हैंडसम डिस्काउंट आप दे रही हैं। अब मुझे बताएं कि बेकिंग के अलावा क्या क्या सिखाया जाएगा उनको? ज़ाहिर है मोस्टली टाइम 3 घंटे उनके किचन में स्पेंड हो जाएगा सारा का सारा, लेकिन उसमें क्या क्या सिखाएंगे आप बेकिंग के अलावा? तो मैं बेकिंग के अलावा जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें बेकिंग के मेथड्स जो डिफरेंट होते हैं, कि जैसे विस्क करना है तो फोल्ड करना या सिर्फ बीट करना, तो इन सब के डिफरेंसेस बताना बच्चों को कि किस में क्या डिफरेंस होता है, और किचन हाइजीन किस तरह मेंटेन करनी चाहिए। इस पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा अगर आप एलैबोरेट भी करें। सो बेसिकली कि हर चीज़ को आप यूज़ करने से पहले, अगर स्टोरेज में रखी हुई है, आप बर्तन निकाल के पहले वॉश करें, उसको यूज़ करने से पहले हमेशा क्लीन करें। जो वॉश करने के बाद जो भी पानी उस पर रह गया है उसको भी पोंछ के फिर इस्तेमाल करें, बिकॉज आई एम वेरी वेरी लाइक स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स। यानी बहुत सख्ती करने वाली हैं बच्चों पे? नहीं, सख्ती तो नहीं, बट उनके फ़ायदे के लिए ही है बिल्कुल। तो और के हेयर नेट्स वगैरह पहनना प्रेफरेबली किचन में, ताकि बाल अगर गिरते हैं कभी तो वो फूड में ना जाएं। एंड हाथ हर थोड़ी देर बाद वॉश करना, क्योंकि किचन में कोई भी चीज़ आप छूते हैं एंड देन इफ यू आर टचिंग द फूड, आई डोंट थिंक दैट्स वेरी हाइजीनिक। ओके, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, या आप कुछ लेक्चर भी देंगे उनको समझाने और सिखाने के लिए? किसी भी, so basically I'll have a very
कम्युनिकेटिव जो सेशन होगा हमारा वो कम्युनिकेटिव होएगा। उसमें मैं उन लोग से बातें भी करती रहूँगी, उनको साथ साथ बताती रहूँगी और फिर उन लोग को साथ साथ जो जो चीज़ बता रही हूँ उसको करके भी दिखाती रहूँगी और उनसे करवाऊँगी भी ताकि उनको याद रहे। जो उन लोग को मैं बुकलेट दूंगी उसमें भी ये सारी टर्म्स जो मैं उनको सिखाऊंगी वो उसका प्रिंट आउट भी मिलेगा उन लोग को ताकि फर्दर वो लोग जब कभी यूज़ करें तो वो उसको रिवाइज कर सकें। एंड दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग टू डू इट। ओके, अब अगर मुझे ये बताएं कि रजिस्ट्रेशंस अगर ज़्यादा आ जाती हैं आपके पास तो कोई इरादा, कोई प्लान है आपका कि दिन में 2 सेशंस या अगर सेकंड सेशन के बाद भी वक्त बच जाते तो आप एक और सेशन कंडक्ट करा सकें? मैं यही सोच रही हूँ कि दिन के 2 करने के बजाय, बिकॉज बेकिंग इज़ क्वाइट अ टायरिंग टास्क एंड काफ़ी लंबा काम होता है उसमें, तो आई विल नॉट कीप 2 सेशंस इन द सेम डे बिकॉज 5 days a week का वैसे भी है। तो मैं यही करूँगी कि एक सेशन ख़त्म होने के बाद 12 दिन का नेक्स्ट सेशन 2-3 दिन के गैप के बाद रख लूँगी अगर और बच्चे आना चाहें। कोई कंपटीशन भी इस दौरान आप बच्चों के दरमियान कराएंगी कि लेट्स सी सबसे अच्छे मफिन कौन बनाता है, कौन बेक करता है? हो सकता है लास्ट क्लास में हम लोग इस तरह का कुछ टेस्ट भी लेंगे आप उनका? नहीं, टेस्ट कहाँ, इतने से छोटे बच्चे होंगे तो टेस्ट तो नहीं होएगा, बट आई जस्ट वांट देम टू कम एंड एंजॉय देयर। दिस इज़ नॉट कि वो स्कूल जा रहे हैं कि भाई एग्जाम है तो बहुत टेंशन हो रही है। आई जस्ट वांट देम टू कम एंड हैव फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर दे कैन एंजॉय देमसेल्व्स एंड have fun doing what they're doing। और जो वो बना रहे हैं वो सब खुद ही खाएंगे? हाँ, वो भी खाएंगे और वो लेके भी जा सकते हैं अपने साथ घर थोड़ा बहुत। तो ज़बरदस्त। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन की ये प्रोसेस है कि मेरा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है बेक स्ट्रीट के नाम से, तो उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट किया जा सकता है। उसी पे मेरा नंबर भी है, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें और फिर वो मुझे जब कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनको अपना एड्रेस वगैरह दे दूंगी एंड दे कैन कम एंड फिल द फॉर्म, पे द फी एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू सो वेरी मच। आमना साहब आप मौजूद थी और ज़बरदस्त काम होने जा रहा है ये। तो अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन का सोचना शुरू कर दिया तो क्विकली कर लें क्योंकि 5 से 7 20th को लास्ट डेट है। 5 से 7 बच्चे ही होंगे ना एक सेशन में फिलहाल, तो इसलिए बहुत महदूद रखा है आपने। ये मैं आपसे जरूर कहूँगा 20th रजिस्ट्रेशन, 20th इज द लास्ट डेट जनाब। तो फौरन रजिस्ट्रेशन करा लें, बड़े पॉजिटिवली आप फिर एनर्जी यूटिलाइज कर सकेंगे। सिर्फ बच्चियां नहीं, बच्चे भी अगर जाएंगे तो अच्छी बात है, वो सीख कर आएंगे, घर आएंगे और आपको अच्छे बेक करके चीज़ें देंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। तो जनाब ये समर कैंप का एक बेहतरीन आइडिया है। लेट्स सी, ये पहला सेशन है, उसके बाद और सेशंस भी कंडक्ट कराने का आमना इरादा रखती हैं। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस आमना का रहता है और कैसा एक्सपीरियंस बच्चों का रहता है, बच्चों के पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस नया है कराची वालों को। जब ऐसे समर कैंप्स का इनेकाद ज़्यादा होता जाएगा तो फिर मज़ा आएगा जब बच्चे सीखेंगे और निकलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आउटडोर तो जाके नहीं सीख सकते, इतनी गर्मी है बाहर। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया कि आपके घर में सारा कुछ रखा गया, वहीं पे फैसिलिटेट किया गया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर। वाह, ये सुपर आइडिया था। मैं सुपर किड से मिलवाती हूँ। कराची की 4 साल बच्ची, टैलेंट भरा हुआ भाई, टैलेंट भरपूर है इनमें, इन्होंने सबको हैरान करके रख दिया है। सिर्फ 4 साल की उम्र में एनल हूर खाना पकाना सीखती हैं, बच्चों की तालीम के लिए वीडियोस बनाती हैं, ट्रैवल लॉग भी कर लेती हैं भाई, और एक्टिंग का भी इनको खासा शौक है। तो नन्ही मुन्नी सी ये परी यूट्यूब पर लोगों के लिए, इनके लिए ना लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, इनकी वीडियोस सबको बहुत पसंद आ रही हैं। तो इनका जो टैलेंट है ना उस पर बात करना आज बहुत ज़रूरी है। एनल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बात करेंगे उनसे कि किस तरह के वीडियोस बनाती हैं, क्यों बनाती हैं वीडियोस, उनकी इंस्पिरेशन क्या है। तो एनल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू, कितनी क्यूट सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? नहीं। हाँ, एकदम सुबह से आ गई थी, है ना? रात को नींद आई थी? रात को मम्मा को क्या कह रही थी? मम्मा अपनी मम्मा को कह रही थी कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही, मैं बहुत एक्साइटमेंट की वजह से। एक्साइटमेंट की वजह से। अच्छा, आप देखें, जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ना शुएब, जो आपसे पूछना चाह रहे हैं वो बताएं, किसको देख के शौक हुआ कि मुझे ना वीडियोस बनानी चाहिए? आपको कौन सिखाया? मामू को देख के। ओके, वो लग भी रहे मामू बड़े हेल्पफुल हैं। और जब वीडियोस बना रहे होते हैं आप, ज्यादातर आप हेल्प कर रहे होते हैं? मैम आइडियाज ही मेरे होते हैं। ओके। जब मैंने, क्योंकि 2.5 साल की उम्र से ये मिमिक्री भी करते, कार्टून्स के जो कैरेक्टर होते हैं उनका कुछ किया भी है इन्होंने भी। क्या किया था? मुझे एक्टिंग करना सबसे ज्यादा बहुत पसंद है। अच्छा। और मैम इनके आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, ये डबल रोल प्ले भी कर दिए। मैं कह रहा हूँ कुछ करके दिखाएं भाई। हो सकता है अभी आप सॉन्ग सुनाएंगे? हाँ। किसका सॉन्ग है? एली गोल्डन का लव मी लाइक यू टू। सुना। Love me like you do, la la, love me like you do, प्लीज सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। आप गाना सुना है?
You're the light. You're the light. You're the night. You're the color of my blood. You're the cure. You're the plane. You're the only friend I want and touch. And you that cute means so much. So much. So love me like you too. La la, love me like you too. Everyone loves you. You're so cute, माशाल्लाह. आप मुझे ये बताएं कि और कौन-कौन सी जो टॉपिक्स हैं उन पर आप वीडियोस बनाती हैं. ये गाना तो आपने मुझे सुनाया, आप कैरेक्टर्स की बात भी की. ये खाना पकाने की वीडियो भी आपके आप ही हेल्प कर दी है ना आपकी? किसके साथ आप बना रही है? कुकिंग कर दी है? किसके साथ कर दी है? आप ही आपकी हेल्प कर दी है ना? हाँ. क्या पकाती हो बताओ? आपने केक बनाया था ना? मैंने केक बनाया था. और केक? बस कब केक बनाया था? कब के वो मिनिएचर कुकिंग में बना रही सब्जी. तो उसमें हमने थोड़ी हेल्प की थी. हेल्प करते हैं? ओहो. तो ये सारा कुछ ये हेल्प ही है या उसका अपना भी शौक है? इसका अपना भी शौक है एक्टिंग का उसे. अच्छा. ये कुकिंग में हेल्प की थी, बाकी इसके अलावा जो भी वीडियोस बनाती है वो खुद ही कैमरा के सामने खुद ही कर दी है. मतलब और कभी ऐसा होता है आपने कोई आइडिया दिया और उन्होंने बहुत तंग किया छोटी ने? ऐसा होता है कि इसे एक बार मैं बता दे रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं कर रही. नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं. मैं अक्सर ये होता है कि मैं इसे बता दे रहा हूँ, एनालू अभी हमें इस पर बनाना है ना, कोई वीडियो बनानी है, उसी वक्त उसे कोई डायलॉग्स होते हैं वो याद हो जाते हैं और मैं बताता हूँ वो उसी वक्त कर लेती है. कोई मैं चाह रहा था किरण अगर एक परफॉर्मेंस एक्टिंग से मुताल्लिक हो जाती है, वो जो डबल रोल करते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा करके बता दे. इतना शब्द चलेगा. और मैं चलो कि खड़े होके सुनियो की मूवी लेट्स सी बॉडी लैंग्वेज. मैं फिल्मों की एक्टिंग करने वाली हूँ. ओके. मुझे आपके शूज भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे आपके पैंट्स भी अच्छे लग रहे हैं. मैं चाहती हूँ सब नजर आए, सारे लोग देखें कि कितने प्यारे शूज सॉक्स भी पहने ना. इस तरफ आ जाए. इधर थोड़ा सा और आगे. यस. अब बताएं कौन सी आप एक्टिंग करने लगी हैं, किसकी एक्टिंग होने लगी है? पहले मैं सुनियो की मूवी की करूंगी. ओके. करो. अब सुनियो बेटो को सुनियो बेटो हम अभी. मुझे इसके अलावा तुम क्या करके दिखाओगी बताओ ना प्लीज. क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ. तो डोरेमोन की. अब मैं डोरेमोन की एक्टिंग करूंगी. ओके. नो बेटा, तुम हमेशा पढ़ाई में लगो और हमेशा होमवर्क किया करो. ओ मैं होमवर्क नहीं कर सकता. मार पड़ेगी होमवर्क ना किया तो. मैं भी इसके फेवरेट कार्टून है डोरेमोन. ये कितना वक्त कार्टून देखती हैं वैसे आप? वो जब भी लाइट आती है तब लोग. जब भी लाइट आती है. ये तो कराची की बच्ची है, वही बता दिया उसने. जब भी लाइट आती है. मेरे दिल की बात की है. सबके दिल की बात होते हैं और वो सच कहते हैं. थैंक यू. अगला वीडियो इस पे बनेगा कि मम्मा लाइट नहीं है, मैं कार्टून नहीं देख पा रही. नहीं. बनाएंगे ना अभी, इसीलिए बनाएंगे ना प्लीज ना. और नया दिन में आई थी तो कैसा लगा था? इस पे वीडियो बनेगा. मैंने बैकअप में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी वैसे. हां इसका इंटरव्यू लिया था. बैठ जाएं प्लीज. आ जाए. प्यारा फ्रॉक है. वेरी नाइस. और इसके अलावा ये कि थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान है. जी मैम. पढ़ाई में भी ये से माशाल्लाह से बहुत होशियार है. मजा आता है पढ़ने में. हाँ बहुत. एक कार्टून टाइम कम करो. अभी तो मुझे स्कूल की बहुत याद आ रही है. छुट्टियां नो समर कैंप. अभी इतना अच्छा आइडिया तो मैंने दिया, लेकिन 7 साल से कम उम्र बच्चे नहीं जा सकते. ठीक है. एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच. और जबरदस्त मामू है जी. ये ऐसे होते हैं मामू. जबरदस्त. वेरी गुड. तो अब जरा बढ़ते हैं आगे और जो और टॉपिक्स हैं उन पर हमने आज डिस्कशन करनी है. वैसे फाइंड माय डॉक्टर जिसका आप आज जिक्र कर रहे थे किरण 9 बजे के आखिरी मिनट में, कि किस तरीके से फाइंड माय डॉक्टर ऐप ये किस तरीके से मदद कर सकती है. फॉर एग्जांपल आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर चाहिए लेकिन आप जा नहीं सकते. उस ऐप की मदद से डॉक्टर आपके पास अगर आ जाए और अगर आप टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट्स भी घर बैठे आपको मिल जाएं तो That's amazing. तो इस पर आज हम जरा बात कर लें. इजाजत है सर बात कर लें, क्योंकि हमें बताया नहीं जा रहा कि हमें इस पर बात करनी है या नहीं करनी. अच्छा, एक तो ये होगा, दूसरे ये कि कराची के मसाइल का भी तस्करा होगा लाजमी. और चूंकि ऐप का जिक्र भी था, ये है वो ऐप जबरदस्त, इसके बारे में बता रहे थे आप. यस, तो घर बैठे इलाज की सूरत कैसे मिल रही है उस पर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं. तो किरण, मैं ये चाह रहा था कि हम अपने मेहमान को भी बुला लें, साथ हमें ज्वाइन करेंगे जो कि जिन्होंने ऐप बनाई है. प्लीज साथ अगर आप आ जाएं. जो आइडिया है ना कि तिब के शोबे में टेक्नोलॉजी
लाई जाए और फिर उसका इस्तेमाल किया जाए लोगों की सहूलत के लिए। तो आज हम साद वहाब से इसी के ऊपर बात करेंगे। साद वहाब में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये आइडिया कैसे आया था कि यार ये ऐप बनानी है? कोई इंसिडेंट हुआ जब आपको लगा कि यार डॉक्टर अवेलेबल नहीं है एंड देयर शुड बी समथिंग जिससे डॉक्टर इजीली अवेलेबल हो जाए? देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस, प्लीज शेयर दैट स्टोरी। 2012 माय मदर पास्ड अवे बिकॉज ऑफ अ डॉक्टर्स नेग्लिजेंस। 2 दिन पहले उनकी बरसी थी। आई वॉज अ स्टूडेंट बैक देन, आई वॉज 20 years old। उतना आइडिया नहीं था करना क्या लाइफ में। 2015 में ग्रेजुएट हुआ हूँ एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन कि जहाँ पे डॉक्टर्स की हम एटलीस्ट रेटिंग कर सकें, ओके, उनको रिव्यू दे सकें। काम स्टार्ट किया, डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड किया। आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, आई हैवंट स्टडीड कंप्यूटर साइंस, आई हैवंट स्टडीड हेल्थ केयर, कुछ ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जनवरी 7, 2016 फाइनली मैंने ऐप लॉन्च की। वी गॉट डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, सबको हमने ऑन बोर्ड किया। ओवर द टाइम वी चेंज्ड आवर बिजनेस मॉडल एंड आई थॉट व्हाई नॉट हम उन लोगों को केटर करें जिनके पास हेल्थ के फैसिलिटीज़, जो घर पे बैठ गए हैं आके लोग, जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग, जिसमें फैमिली में ऐसा शख्स नहीं है जो लेकर जा सके हॉस्पिटल। बिल्कुल। सो आई थॉट चलो डॉक्टर्स एट होम की सर्विस स्टार्ट करते हैं। फ्रेश डॉक्टर्स जो कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो आपके घर पे आएँ, आपका चेकअप करें और आपको सर्विस प्रोवाइड करें। मींस जनरल फिजिशियंस। बिल्कुल, जनरल फिजिशियंस, एंड वी चार्ज ₹500 फॉर दैट। 500 रुपये में डॉक्टर आपके घर पे। और इससे ज़्यादा फीस तो नॉर्मली गली मोहल्ले का जो डॉक्टर है वो आपका 1000 रुपये चार्ज कर रहा है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर 1000 से 2000 रुपये चार्ज कर रहा है घर पे आने के लिए। डिफेंस साइड अगर हम आ जाते हैं तो 3000 से 5000 रुपये। अच्छा साथ आपने सारे के सारे बिल्कुल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, इकट्ठा किया फिर काम किया। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ जब एक डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट थी और जब मैंने पूछा कि 2 टाइमिंग्स थी उनकी, तो उन्होंने कहा सुबह अगर आप चेक कराएं तो 1200 रुपये, शाम कराएं 1700 रुपये। सेम डॉक्टर। बिल्कुल। ये चीज़ वहाँ तो थी, आपकी एप्लीकेशन में ऐसा तो नहीं है कि कोई पीक आवर लग जाए? कुछ भी नहीं है। 500 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं। ओके। किसी भी आप एरिया में है कराची। अब आपको मैं कुछ डायनामिक्स बताता हूँ। ओके। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज लैब टेस्ट एट होम। ओके। हमने लेबोरेटरीज को ऑनबोर्ड किया। हमने उनको बोला कि जो कस्टमर होगा वो एप्लीकेशन के थ्रू अपने टेस्ट सेलेक्ट करेगा। फिलबॉटमिस्ट जो कि सैंपल लेता है वो आपके घर आएगा, सैंपल लेगा, लेबोरेटरी ड्रॉप करेगा और रिपोर्ट जो है आपकी एप्लीकेशन में सेव हो जाएगी। ओके, आप वहीं से व्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, वहीं से आप व्यू कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। उसी रेट पे, जिस रेट पे जाके आप टेस्ट करवाते हैं। इसमें वो तमाम लेबोरेटरीज ऑन बोर्ड हैं जो कि कराची में काम कर रहे हैं। 6 लेबोरेटरीज ऑन बोर्ड कराची की। मेन वंस ईसा, हुसैनी, हाशमानी, NMC, NIBD, all big names except for one। Okay, fine। बाकी सभी हमारे पास है। तो ये चीज़ पहले स्टार्ट की। अच्छा, जब ये सर्विस स्टार्ट किया, आई थॉट कि मुझे डिफेंस ऑर्डर आएगा सबसे ज़्यादा, डिफेंस डिफरेंट साइड से, बट आई वाज सरप्राइज्ड। मुझे ऑर्डर आ रहा है लांढी से, मुझे ऑर्डर आ रहा है सुराब बोर्ड से। उसमें चार्जेस बढ़ा नहीं रहे। बिल्कुल, ऑर्डर फिर आएगा डेफिनेटली। अच्छा, अब होता है कि हम लोग डिस्काउंट्स भी निकाल देते हैं उस पर, तो आपको उस पर डिस्काउंट नहीं मिल जाता है। ये कैसे मैनेज करते हैं? ये किस तरह से हो पाता है? अभी आपके कस्टमर्स के लिए भी हमने डिस्काउंट रखा है। तो अगर समा के लिए डिस्काउंट कर दिया, समा 10 अगर आप यूज करेंगे कोड, यू विल गेट अ डिस्काउंट। यानी ये प्रोमो कोड है समा 10। बिल्कुल, ये अगर आप यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन डॉक्टर्स एट होम एंड लैब टेस्ट एट होम। आम लोगों के लिए, सबके लिए आज नया दिन के प्लेटफॉर्म से नया दिन के नाजरीन के लिए, समा के नाजरीन के लिए बड़ी सहूलत 10%। अच्छा, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट की जो थी डॉक्टर्स एट होम की सर्विस। अब डॉक्टर्स एट होम स्टार्ट किया, मैंने बोला चलो यार अब इसका ऑर्डर मुझे आएगा इसी साइड से। देन आई वाज सरप्राइज, मुझे ऑर्डर आ रहा है क्रीक्विस्टा से, मुझे फेज 6 से एक दिन ऑर्डर आ रहा है, एक दिन मुझे कुरंगी से ऑर्डर आ रहा है। सो बहुत ही डाइवर्स, एवरीवन इज यूजिंग इट। यस, हर एक के पास एक एप्लीकेशन आ चुकी है, वो यूज कर रहे हैं। फायदा कितने इसके यूजर्स हैं अभी, कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं? हमारे जो कस्टमर्स हैं ओवरऑल वी हैव अबव 28,000 कस्टमर्स नाउ। ये सिर्फ कराची स्पेसिफिक है? सिर्फ कराची ओनली है। हम लोग बढ़ाएंगे दायरा का इंशाल्लाह। कब? क्योंकि इट्स होपफुली दिस ईयर, होपफुली we're working on a few things इंशाल्लाह। पहले मेजर सिटीज। बिल्कुल कराची कर लिया। कराची ही इतना बड़ा शहर है, 2-2.5 करोड़ की आबादी है, इस पे इतना आपको अगर फोकस करें, इसमें इतना आपको बिजनेस। तो साथ स्टैट्स क्या हैं? आपने 28,000 डाउनलोड्स कहे? 28,000। तो अभी डेली अगर हम बात करें कितने पेशेंट्स हैं जो कि इस एप्लीकेशन के थ्रू डेली में आपको बताऊं जो ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली, दैट इज 50 to 70 ऑर्डर्स पर डे। 50 to 70, ओके। एंड इट्स अ pretty good number बिकॉज होता ये ज़्यादातर जो ऑर्डर आते हैं वो पीक आवर्स हमारे 3 बजे के बाद है। ओके, 3 बजे के बाद लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, और जो टेस्ट होते हैं वो सुबह हो रहे हैं। लोगों को फास्टिंग टेस्ट एग्जैक्टली फास्टिंग टेस्ट है, और उसमें फिर वो रूटीन चेकअप्स और ये सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। लास्टली साद, अगर इसी रेट में जिस तरह आप डॉक्टर है और लैब टेस्ट भी उसी रेट में हो रहा है,
तो बचत कहाँ है, डॉक्टर को, लेबोरेटरी को, एप्लीकेशन को? सो वी वर्क ऑन अ कमीशन मॉडल। ओके हमारा कमीशन मॉडल है, हर एक के साथ हम कमीशन पे काम करते हैं, आपको ऑर्डर मिलता है, सर्टेन परसेंटेज हमारे पास आता है। तो बेसिकली विद द मिडल मैन, ओके विद द मिडल मैन वी प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर्स एंड द डॉक्टर्स एंड द लेबोरेटरीज। एक और चीज़ हमने एक स्टार्ट की, रैंडमली एक दिन कॉल आती है ऑफिस में एंड एक खातून थी, उन्होंने बोला यार मुझे अपने बच्चे की वैक्सीनेशन करवानी है। ओके मुझसे पूछा गया कि साहब भैया इस तरह की चीज़ें हम स्टार्ट करें। मैंने बोला रिस्क है इसके अंदर, रिस्क नहीं है, हो जाएगी चीज़, स्टार्ट कर दिया। वी स्टार्टेड दैट सर्विस एंड तकरीबन दिन में 2 से 3 बच्चों की हम वैक्सीनेशन घर पे कर रहे हैं। अब आप सोचें एक पेरेंट के लिए कितनी डिफिकल्टी है, चले माँ को तो बच्चा संभालना है, जो हस्बैंड है, द फादर इज इन द ऑफिस ऑलरेडी, उनको आना है, बच्चे को पिक करना है, पिक करके लेके जाना है। तो आपने वो सारी सहूलत प्रोवाइड कर दी है। बिल्कुल, जबरदस्त। थैंक यू सो मच साथ, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपने एक्सप्लेन करी अपनी एप्लीकेशन को और साथ डिस्काउंट की बात भी करी। थैंक यू वंस अगेन। बरतानिया लिए चले, मुनफरिद जंग यहाँ पर छिड़ गई है। जंग और मुनफरिद 112 फौजी दस्ते 20,000 फौजियों के साथ मैदान जंग में उतर गए। एग्जैक्टली, हैरान मत हो, बरतानिया में ये मुनफरिद जंग किसी मैदान में नहीं बल्कि टेबल पर छिड़ी है, जहां मुख्तलिफ काउंटी से शरीक टीमें बेहतर जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा कर रही हैं। मोर्चे संभाले, फौजी पुतले जंगी महारत की अक्कासी कर रहे हैं। और सालाना टेबल वॉर के इनेकाद का मकसद बरतानवी फौज की सलाहियतों को सलाम पेश करना है और जंग अजीम की कुर्बानियां, इसकी याद को ताज़ा करना है। ये वाकई मुनफरिद और दिलचस्प रहा। चलिए ज़रा अब स्पेसिफिकली कराची की बात करते हैं, कराची के मसाइल की बात करते हैं, कराची की शहरियों की जो रिजर्वेशन है उनकी बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा मसला है कब आएगा पानी, ये है कराची की कहानी। और जो रिहायशी हैं अगर हम उनकी बात करें, जो पानी प्रोवाइड किया जाता है वो हसन स्क्वायर की अगर सड़क है या कोई और सड़क वहाँ पर बह जाए तो लोग परेशान होते हैं कि एक तो पानी आ नहीं रहा। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं और जहाँ की सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, मैं ज़रा इसके ऊपर पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ नाज़रीन के नाज़रीन। कराची में एक बार फिर पानी की पाइपलाइन फटी तो हसन स्क्वायर की शाहराह तालाब बन गई। हजारों गैलन पानी सड़क पर बहने के बाद पानी की सप्लाई बंद की गई। इलाका भी पानी की फराहमी से महरूम हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। ये 8:30 बजे पीने की मीठे पानी की लाइन NIBT हॉस्पिटल के पास फटी है, जिसकी वजह से ये पानी स्टोर होना शुरू हुआ है। तकरीबन 9 बजे पानी स्टोर हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया था। हमने कोशिश की है ट्रैफिक को रवाना रखने में। घरों तक पानी तो आया नहीं, एक शहरी ने तो सड़क पर ही नहाना शुरू कर दिया। वाटर बोर्ड के अमले ने मरम्मती काम के बाद पानी की फराहमी बहाल कर दी। और दूसरी जानिब एमरी वाटर बोर्ड का कहना है कि मैनहोल से रज़ाया और तकिए निकले हैं। सीवरेज और पानी के निज़ाम को जानबूझकर ख़राब किया गया है, ऐसी कोशिश की गई है। सिंध हुकूमत और सिटी गवर्नमेंट की पोजीशन ख़राब करने के लिए ये सब कुछ किया गया। इसी हमारे मैनहोल में से जो है वो रज़ाइयाँ भी निकली हैं, तकिए भी निकले हैं और इन लाइनों को जो है ब्लॉक करने की कोशिश की गई है सीवरेज की। उसका बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि गवर्नमेंट का फेस ख़राब करना। पानी के अंदर भी जो है वो ऐसी वारदातें देखने में आई हैं कि जानबूझ के सिस्टम को ख़राब करने के लिए कोई ऐसी मूवमेंट की जाए कि जिससे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी पोजीशन ख़राब हो। तो मैं ये भी बता दूं कि यही सारी पार्टी कल को एक थी, आज ये अलग हैं, कल हो सकता है फिर एक साथ हो जाएं। कल वो उसके मुखालिफ थे, आज वो उनके मुखालिफ हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स में चलता है। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं एक सरकारी अफसर हूँ, मैं सरकारी अफसर की हैसियत से बात करूँगा। तो ये ही एक मामला नहीं है, कराची के दीगर मसाइल भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। और क्यों ना करें, मेयर कराची वसीम अख्तर नया दिन के मेहमान हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पहले तो आप मुझे यही बता देना, ये सीवरेज की लाइंस में, पानी की लाइंस में ये तकिए रज़ाइयाँ ये कौन डाल रहा है, वो ये क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कराची के शहरी कहाँ जाएँ? पहली बात तो आपको चाहिए था कि वाटर बोर्ड के या जो सिंध गवर्नमेंट के जिम्मेदार हैं वाटर बोर्ड से रिलेटेड, उनको बुलाते। हमने उन्हीं की रिपोर्ट चलाई है, उन्हीं की गुफ्तगू चलाई, उन्हीं के बारे वही सवाल में पूछ रही हूं आपसे कि वो ऐसे कह रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं ना, देखें ये तो बहुत कम है कि रज़ाइयाँ या तकिए निकल रहे हैं।
60% गार्बेज कराची का स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स में जाता है, नालों में जाता है, सीवेज में जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल है उसको बेहतर बनाए। ये तो कम है तकिए वकिए। मैंने तो जब क्लीनिंग की थी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की तो अलमारियाँ निकली थी उससे। वो जो आप 100 रोज़ा मुहिम थी उसकी बात कर रहे हैं? अलमारियाँ निकली थी, डेड बॉडीज निकली थी, स्केलेटन्स निकले थे, जानवरों की डेड बॉडीज निकली थी। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सिर्फ कह देना कि रजाइयाँ निकली और तकिए निकले, ये कैसे निकले? जिम्मेदारी है आपकी, ये साफ होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि किसी ने जानबूझ के किया है। ऐसा नहीं है। ये अब एक्सक्यूज कोई नहीं लेगा। नहीं, मैं रद्द करता हूँ इस बात को। रजाइयाँ और गद्दे तो कम हैं, जान के किसी ने नहीं कहा किया। ये 70% गार्बेज कराची का सीवरेज में जाता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है ये महकमा कि गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करें, वो नहीं करते तो ये तो जाएगा। तो सिंध गवर्नमेंट का ऑफिस जो है वाटर बोर्ड, उसको कंप्लेन करनी चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कि तुम्हारा कचरा हमारी सीवरेज में आ रहा है। कंप्लेन नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, कोई कुछ नहीं हो रहा है। देखें, बहुत आसान है इधर उधर डाल देना बात को, जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की है। आप लीकेजेस क्यों नहीं ख़त्म करते कराची से? लीकेजेस हो रही हैं पूरी कराची में, चोरियां हो रही हैं, बल्क से चोरियां होती हैं, वो भी तो बंद नहीं हो। मैं बता रहा हूँ ना, जो बल्क का सप्लाई है उसके अंदर से चोरियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को पानी जा रहा है, इलीगल हाइड्रेंट्स हैं, ये बंद कर दें, लीकेजेस बंद कर दें, कुछ पैसा सीवरेज पे लगा दें, जहाँ जहाँ सीवरेज की लाइन टूटी हुई है, जहाँ जहाँ रिपेयर की ज़रूरत है वो लगा दें, तो काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। मगर ओनरशिप नहीं है। जो ऑफिसर्स बैठे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमडी इज़ एक्सपीरियंस ऑफिसर, पुराने ऑफिसर्स हैं। जो नीचे ऑफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स जो बल्क पे बैठे हैं, दे आर ऑल करप्ट। आज नहीं, लेकिन साल से जितने नीचे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी को नहीं कर रहा। सही। मैं एज अ मेयर कराची न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ। सही। बल्क के अंदर से चोरी होती है, अगर लीकेजेस हैं उसको देखा नहीं जाता, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, चाहे वो बिल्डिंग कौन पे कर रहा है सर? आम आदमी पे कर रहा है और उसके सबका पैमाना लबरेज हो रहा है। अब ये जो कचरा जा रहा है सीवेज में, तो ये आप वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाए। फैक्ट्रीज जो हैं वो रॉ अपना एफिलेंट जो है वो सीधा समंदर में फेंक रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मेरे पास ये इदारे होते तो मैं एक्सेप्ट करता। बस ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी। आपने बिल्कुल जो वाटर बोर्ड से मुताल्लिक बताया कि मेजर जिम्मेदारी उनकी है। आपकी जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है और उस पर क्या क्या काम हो रहा है, ये मुझे बताएं। देखें, SLGA 2013 बनाने के बाद इन्होंने बिल्कुल ही अपाहज कर दिया है बल्दिया को। सही। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जितने बड़े महकमे हैं जो फैसिलिटेट करते हैं आवाम को डायरेक्टली, जो आप यहाँ बैठ के कह रहे हो कि आवाम सफ़र कर रहे हैं, वो सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, एंड दे आर डूइंग नथिंग। जो मेरे पास हैं, लाइक पार्क्स, वी आर वर्किंग ऑन पार्क्स। आप पार्क्स देखें जाके, पहले से बेहतर हुए हैं। मुझे 10-12 साल का बिगाड़ मिला है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ये सिस्टम चलाया था। बहुत अरसे बाद ये इलेक्शन हुए और हम मेयर बन के आए हैं। जो मेरे पास हैं, अस्पताल हैं 14, उनकी हालत ज़ार ऐसी है कि रोना आता है जब मुझे मिले। अब थोड़ी बहुत बेहतरी लेके आ रहे हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास वो फंड्स नहीं हैं। बेहतरी के पॉइंटर्स अगर शेयर कर लें हॉस्पिटल्स के, क्या क्या हुआ है? देखें, हॉस्पिटल्स में हम चाइल्ड केयर, हमने किसी के साथ MOU साइन करके उसको बेहतर किया है। अब लोग अपने बच्चों को माएँ लेके आ रही हैं, दे आर ऑल सेटिस्फाइड। हमने किडनी इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ खोला है अब, ठीक है। उसमें भी हमने किसी को साथ मिलाया है, MOU साइन किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और वो चीज़ें वहाँ बेहतर हुई, बिल्कुल बेहतर हुई है। अब हम उस सेंटर में तकरीबन 3 फेजेस में 25-25 लोगों का के डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस अगर बाहर कोई आम आदमी कराए तो 5,000 मिनिमम लगता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। 25 सुबह, 25 दोपहर, 25 शाम। SIUT के बाद हमारा हॉस्पिटल है जिसपे हम काम कर रहे हैं, आई स्पेंसर हॉस्पिटल। हम उसमें फ्री कॉर्नियास चेंज कर रहे हैं। श्रीलंका से हम कॉर्नियास मंगाते हैं, तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। हमने
अब्बासी को बेहतर करने की कोशिश की। हमारे पास वो फंड्स नहीं है वो जो हम रिपेयर करा सकें। डॉक्टर्स का मामला था, वो जो एहतजाज देखिए वो तनख्वाहें हैं, तनख्वाहें मेरे पास नहीं है, वो आपके अंडर नहीं आता। सिंध गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है, वो भी पूरे नहीं देती। सिंध गवर्नमेंट रेज तो कर देती है पैसे, ऐलान कर देती है कि 15% हमने इंक्रीज कर दी, नहीं 15% इंक्रीज कर दी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। खुशी की लहर दौड़ गई, लोगों में होना भी चाहिए, मगर जो तनख्वाह केएमसी को मिलती है फिर वो पुराने हिसाब में ही देते हैं, रेस करके नहीं देते। तो जो ये मामला उठाया जाता है कहीं, मैं हर जगह लिख के थक गया हूँ, सीएम साहब को लिखा है, मीडिया के थ्रू बात की है, मगर कराची को कोई ओन नहीं करता। सही, कराची इस वक्त आईसीयू से भी मुश्किल हालात में है। आज हम बात कर रहे थे नईमुल हक साहब से, तो उन्होंने कहा कि कराची के लिए बजट है, कराची के लिए पैकेज है, बहुत कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, रकूम भी आने वाली है। कहा है उन्होंने बताया, नईमुल हक साहब से बात कर रहे थे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मैं तो खुद इंतजार में बैठा हूँ, मैं ही हूँ आवाज़ उठा रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई बल्दिया के हवाले से आवाज़ उठा रहा है तो वो मैं हूँ। हर जगह मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटिशन डाली हुई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 140 आर्टिकल, जिसमें पावर्स नीचे डिवॉल्व होते हैं, मामला उसका भी इंतजार कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट अल्लाह करे जल्दी से टेकअप कर ले तो पूरे मुल्क का भला हो जाएगा। देखिए, जब तक ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगा ना आपके मुल्क में डेवलपमेंट होगी, ना आपके मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। सही, असल जमहूरियत ये है। ठीक है, बस मतलब एक कॉलर है शफीक साहब हैं कराची से, उनका क्या मसला है वो सुन लेते हैं। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मेयर साहब के साथ मुझे सुन रहे हैं, आप वो क्या कहना चाहेंगे? मेयर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये मैं मलिक फोटोग्राफ पार्क और पाकिस्तान में रहता हूँ। ये 25-30 साल पुरानी आबादी है। पहले यहाँ पानी आता था, अब एक कतरा पानी, मीठा पानी वो हम जो है ना बूंद बूंद तो तरस रहे हैं। ठीक है मेयर साहब, देखिए फिर वही वाली बात है, वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट है, पानी पूरे शहर में नहीं है। ये तो थोड़े दिनों की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे इलाकों में विजिट कर चुका हूँ जहाँ 3 महीने भी पानी नहीं आता। 1 घंटे बल्दिया में 3 महीने के बाद पानी आता है। लोग 2-2 महीने से नहाए नहीं है। वहाँ खवातीन से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि हम 2-2 महीने से नहा नहीं सके हैं, जो क्योंकि पानी आता भी है वो कंटमिनेटेड होता है, गटर का पानी मिक्स होता है, तो उससे कैसे नहाएं। अच्छा, इस पे जो 2 रोज पहले सईद गनी साहब ने डायरेक्ट हिट किया एमकेएम पर और वाटर बोर्ड पर कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग योर पार्टी, इस पानी के मसले पर। देखिए, अगर कॉमन सेंस की बात है, मिसाल के तौर पे 10 साल से तो यही गवर्नमेंट देख रहे हैं ना, इन्हीं के पास है ना गवर्नमेंट। 10 साल पहले मिसाल के तौर एमकेएम ने कोई गलती की थी, सही, ठीक है, गलती हो गई, मैं मान लेता हूँ, तो 10 साल में ठीक कर लेते तो अभी तक वही एमक्यूएम। अरे 10 साल आपने क्या किया? एक और फरजाना हमारे साथ है। फरजाना कहिए, क्या आप कहना चाह रही थी? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, यहाँ शहीद मिल्लत रोड पर एक पुल तामीर हुआ है। यहाँ पर इसके नीचे से पानी की लाइन डाली थी वाटर बोर्ड वालों ने। जब वो पानी की लाइन रिसने लगी और उसको किसी ने उस पानी की लाइन को बंद नहीं किया, जब किसी ने भी उस पानी की लाइन को बंद नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो पुल वाले आकर आप खुद को बदनामी से बचाने के लिए उस पानी की लाइन को सीमेंट और बोरियां भर के उस पानी की लाइन को बंद कर गए। ये देख ले, उस दिन के बाद से पूरे शहीद मिल्लत रोड का पानी निकलते हैं। नहीं, तकिया ऐसे निकल रहे हैं। पानी की सप्लाई भी बंद कर दी तो और उसको बंद करने के लिए सप्लाई बंद कर दी। ठीक है, लेकिन अपना पुल तो सही कर लिया, लेकिन वो पानी की लाइन को बजाय सही करने के उसको बंद कर दिया, सीमेंट और बोरियां डाल के, पत्थर डाल के। दिस इज नेचर, ये कुदरत कराती है सारे काम। आपने एमडी साहब को सुन लिया, तकिया गद्दे, उसका सोल्यूशन आ गया। खातून ने खुद आंखों से देख लिया कि वाटर बोर्ड के लोग गद्दे और तकिए डाल रहे थे। तो अब मतलब ऐसे नहीं चल। देखिए, ये मजाक ना बनाएं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं एज अ मेयर कराची बैठा हूं, एज अ न्यूट्रल मैन। मैं एमकेएम की बात नहीं कर रहा। डाल रहे पुल जिन्होंने बनाया ना, जिन्होंने भी बनाया, तो इल्जाम तो गवर्नमेंट के, पुल गवर्नमेंट का आदमी बना रहा है ना, गवर्नमेंट के आदमी नहीं डाले ना। ठीक है, आम लोगों ने तो नहीं डाले। एक और कॉलर है, डॉक्टर शाइस्ता, क्या कहेंगी आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बात कहूंगी कि आजकल पूरा कराची इस कदर गंदा हो रहा है। मेन रोड पे इतना कचरा है कि एक गाड़ी मुश्किल से गुजर सकती है। और अलमिया ये है कि लियाकताबाद में सिंधिया के करीब स्कूल है, एक बाउंड्री वॉल में 5-6 गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ इतना कचरा है कि आप लोग आके देखें तो आप कहेंगे शायद यहाँ पे कभी कोई इंसान बसता ही नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मेयर साहब। कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड,
सिंध गवर्नमेंट ने ठेका चाइनीज को दिया हुआ है, आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। अगर काम कर रहे होते तो कचरा नजर आता। ये जो फिर इनकी गाड़ियां फिर रही होती हैं, क्या सिर्फ यही काम है, उठाया क्यों रख दिया? देखें, जो पहली बात तो ये एक्ट ही गलत है। 10 साल पहले कराची से कचरा उठता था, यहाँ लोकल लोग हैं जो कचरा उठाने के एक्सपर्ट्स हैं, जो जहाँ डंपिंग पॉइंट से वहां तक ले जाने के लिए सही, मगर किसी को बेनिफिट देना था। बैक ऑफ दिस एग्रीमेंट कोई और है जो बेनिफिशियरी है। यहाँ हर चीज में करप्शन है, तो कराची सफर कर रहा है। कराची देखें, 2 पोर्ट हैं कराची में। कराची पूरे मुल्क को 95% सिंध को रेवेन्यू देता है, 65% पूरे मुल्क को देता है। ये मामला ना सीएम साहब हल कर सकते हैं, ना लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब हल कर सकते हैं। अगर किसी को सीरियस लेना है कराची को, अगर लेना चाहता है, तो दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये कराची शहर पूरे मुल्क को चला रहा है मेरे भाई, इसको ठीक करें, अदरवाइज मुल्क में प्रॉब्लम आ सकता है। आपको रेवेन्यू देता है, इस्लामाबाद का बजट इस शहर से बनता है, सिंध का बजट इस शहर से बनता है, मगर नोबडी इज वरीड, ओनरशिप नहीं है कराची के साथ। कराची को तबाह कर दिया गया है, खासतौर पे इस गवर्नमेंट ने 10 सालों में कराची को टोटल तबाह किया है। एज अ मेयर कराची मैं कह रहा हूँ ये सही। मेरे सर, नालों की सफाई आपके जुरिस्डिक्शन में मेरी है, क्या हुआ उसमें? देखिए, नालों की सफाई का अरसे से एक चीज चली आ रही है। सिंध गवर्नमेंट पैसे रिलीज करती है साल में 50 करोड़, ठीक है, कि नाले साफ कर दें। इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। नाले मैं जब से मेयर बना हूं 3 दफा साफ कर चुका हूं। सही। हर दूसरे महीने कचरा 60% वापस आ जाता है। सिंध गवर्नमेंट के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है। जब तक कचरे का डिस्पोजल सही नहीं होगा, ये पैसे का ज़िया है, टाइम का ज़िया है। मैं तो ये कहता हूँ ये पैसा उस चीज में लगाएं जिससे कचरे का डिस्पोजल प्रॉपरली हो जाए, ताकि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में कचरा ना आए। मैं साफ करता हूं, दूसरे हफ्ते वही कचरा अंदर होता है। कैसे साफ होगा? ठिकाने लगाया नहीं जाता, ये हो नहीं सकता। दुनिया कचरे से बिजली बना रही है भाई। यहाँ हम चाइनीज को पैसे दे रहे हैं, डॉलर्स दे रहे हैं, डॉलर्स, उनकी पेमेंट डॉलर्स में होती है। इमरान खान साहब डॉलर्स के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ डॉलर्स दिए जाते हैं चाइनीज को। ये तो हाल है गवर्नेंस का। तो आप कोई अच्छा सा प्लान बना करके बता देंगे भाई? प्लान बने हुए हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कराची। ओनरशिप नहीं है, वोट नहीं पड़ता इस शहर से इनको। प्लान बने में 10 साल पहले इस शहर से कचरा उठता था भाई, ऐसा नहीं है नहीं उठता था। ये सड़कें साफ होती थी। ये 10 सालों में बिगाड़ हुआ जब से इनकी हुकूमत आई है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कराची एंड हैदराबाद। दिल सफर उनको मालूम नहीं है, ये सब पता है इनको, क्योंकि लोगों ने कभी भी इनको इलेक्ट नहीं किया, इसलिए दे आर नॉट बॉदर। मगर अफसोस लाड़काना ने तो इलेक्ट किया है। लाड़काना में तो इससे बहुत बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है। 7 में तो इनको इलेक्ट किया है, 7 में मट्टी धूल उड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी जगह पे आ गए हम। ये हाल है पूरे सिंध का। तो अब तो कराची में भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी मट्टी धूल उड़ रही है, यहाँ बारिश होती नहीं, हल्की सी हवा चलती है और हवा नहीं चल रही होती, थैलियां उड़ रही होती है, कचरा उड़ रहा होता है। देखिए, मैं जो कुछ बातें कर रहा हूँ ना, मैं फिर बता दूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, नहीं कर रहा मैं। ये आपकी बैड गवर्नेंस है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा। आप रिमार्क्स देख लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिमार्क्स देख लें, वो सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे क्या कह रहे हैं। जिस तरह आप कोर्ट का आपने भी जिक्र किया, कोर्ट मतलब कब तक हम ये बोलते रहेंगे? क्यों नहीं जागते ये लोग? कराची रेवेन्यू देता है 400 अरब रुपया देता है इस सिंध को, तो 400 अरब रुपया कराची पे क्यों नहीं खर्च किया जाता? सही। अब जो कराची के लिए पैसे दिए गए हैं वो 1.7 बिलियन, उससे कराची में क्या होगा? 7 स्कीमें आपने दे दी, वो भी पॉलिटिकल गेन के लिए। आपने केएमसी से कंसल्ट किया, मैं हूं स्टेक होल्डर, मुझे इलेक्ट किया है एज अ मेयर, लेकिन मुझसे प्रपोजल्स दें आप, और फिर ये फंक्शन मेरा है, आपका नहीं है। अब सिंध गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए, दिखाने के लिए कराची में हम कुछ कर रहे हैं, 7 स्कीमें दे दी और समझ रहे हैं कि बस हमने बहुत कुछ कर लिया। अरे पूरा सिंध तबाह हुआ है भाई। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 10 सालों से आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपने हाल देखो क्या कर दिया शहर का। ट्रांसपोर्ट देख ले, 10 सालों में एक बस ऐड नहीं किया आपने ट्रांसपोर्ट के अंदर। लोग घरों में जाते हैं, छत पे बैठ के गिरते हैं, टांगे टूटती हैं, इंजरीज होती हैं, लोग मरते हैं, सब देख रहे हैं बैठे हुए। अच्छा, अब तो लेकिन ये भी हो रहा है ना कि कराची को उसकी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, रेनोवेशंस होनी चाहिए, किया भी जा रहा है बहुत इस सिलसिले में। हमने किया है, देखें हमने किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया है, इंक्रोचमेंट रिमूव की है। डेब्रीज उठाने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि इनको पैसे दें ताकि हम रिहेबिलिटेट, जो इलाके हमने तोड़े हैं उनको अब हमने काम शुरू कर दिया है। हम गार्बेज डेब्रीज भी उठा रहे हैं
और हम रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं उठा रहे हैं। पहले क्यों नहीं? पैसे ही नहीं थे। अब पैसे रिलीज हो गए? अब पैसे रिलीज हुए, अब रिलीज में डेब्रिज उठा रहे हैं और जो लोग वहां से हटाए गए लगेगा विद इन अ मंथ हम टोटल कंप्लीट कर लेंगे सारा। ये तो डेब्रिज हटाने वाला मामला, डेब्रिज उठाने वाला। उसके बाद उसके साथ साथ में बहाल रीहैब भी शुरू हो रहा है, वो हो रहा है शुरू। तो कितना वक्त लग जाएगा? देखें मुझे लगता है कि रिहेबिलिटेशन में 1 महीना तो लगेगा कम से कम। ओके, 1 महीना लगेगा, क्योंकि हम उसी के साथ साथ डेब्री भी उठा रहे हैं। तकरीबन हम कोई 70 to 80% डेब्री उठा चुके हैं, कुछ रहती है, उसके बाद हमारा रिहेबिलिटेशन नहीं, कुछ पैसे आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। ओके, तो आई एम श्योर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो देने पड़ेंगे, मजबूर हैं ये। ओके, केसीआर से मुतालिक मुझे बताएं कि आपका किरदार क्या रहा है, केएमसी का किरदार क्या रहा है उसमें? देखें, ओनरशिप की बात करता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स हैं कि केसीआर का जो ट्रैक है उसके एनक्रोचमेंट रिमूव करें और उसको रिवाइव करें। हमें भी कहा है, सिंध गवर्नमेंट को भी कहा है और फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा है। चीफ मिनिस्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मेयर कराची के साथ बैठें और लाहेअमल बनाएं हाउ टू गो अबाउट इट। राइट, पहली मीटिंग की सीएम साहब ने अब सीएम हाउस में, मेयर को नहीं बुलाया तो डायरेक्शन के बावजूद नहीं जनाब। तो ये ओनरशिप है, ये जिम्मेदारी है, ये सीरियसनेस है, फिर ये कॉम्पिटेंसी है, फिर ये बैड गवर्नेंस की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। मेरा कोई पर्सनल थोड़ी है उनसे टसल, भाई कराची उन्हीं के अंडर में है। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिल के बैठ के मशवरे लें। मैं कोई अगेंस्ट मशवरा तो नहीं दूंगा, मैं कोई ये तो नहीं कहूंगा बात करेंगे तो शायद मसले का हल निकलता है। मगर आई एम सॉरी, मैंने इतनी दफा लिखा, मैंने कोशिश की, हाँ तो करते हैं, मगर प्रैक्टिकली जीरो। राइट, मैं स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंट दोबारा आऊंगा। गोश्त मुलाजिमीन से मुतालिक बहुत सी खबरें आती हैं, क्या किया उनसे? रद्द करता हूं इस बात को, कोई नहीं है, बिल्कुल फॉल्स, गलत। मैंने खुद आने के बाद चेक किया कि इतना लोग चीख रहे हैं गोश्त गोश्त, 13,000 मुलाजिमीन है, कोई भी नहीं था इस तरह का मामला, कभी भी नहीं था। नहीं है, कोई निकाल के दिखा दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। गोश्त मुलाजिम, मैं आपको बता देता हूँ ना, 13,000 मुलाजिम है, 2009 से एक भी भर्ती नहीं हो सकी, बैन लगा हुआ है, ठीक है। अब 13,000 को लोकल गवर्नमेंट ने चेक करवाया कि ये 13,000 मुलाजिम गोश्त तो नहीं है। उनका एडिशनल सेक्रेटरी हमारे ऑफिस आया, सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, अपने पास जाके टैली किए कि तनख्वाह कहाँ जाती है। एग्जैक्टली कोई भी एरर नहीं निकला उसमें से। 1-2 फॉल्ट्स निकली हैं जो कि पेपर्स कम थे, वो उस एम्प्लॉय ने पेपर्स जमा करा दिए। तो ये बिल्कुल गलत है कि गोश्त एम्प्लॉयज का मामला बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। मजीद हायरिंग्स की जरूरत है, बाहर हालात बहुत ज्यादा जरूरत है। 2009 से कोई रिटायर हो गए लोग उनकी डेथ हो गई है, वही बात है, फंड्स का मामला फिर आड़े आएगा। जाहिर है जब आप हायर करोगे तो उनकी तनख्वाह है। तो इसमें वसीम अख्तर मुझे ये बताएं कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं जिस तरह आप हमेशा इख्तियारात की बात करते हैं, फंड्स की बात करते हैं, अगर ये सिचुएशन रहती है कुछ इसमें अच्छा नहीं, आप दोबारा मेयर मुंतखब होना पसंद करेंगे? मैं आपके प्रोग्राम में भी कहना चाहता हूं, इससे पहले भी कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखे। जिस किस्म के इख्तियारात दे के आपने ये इलेक्शन करवाए हैं, जिस किस्म के पूरे मुल्क में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, काउंसिलर्स को इख्तियारात दिए गए हैं, अगर यही इख्तियारात कंटिन्यू कर लें तो इलेक्शन ना करवाएं। मेरा मशवरा ये है गवर्नमेंट से, ये पैसे का ज़िया है। कोई डिप्टी मेयर काम नहीं कर सकता अगर ये इख्तियारात उसके पास हों। बेकार है ये इलेक्शन, बेकार है ये गवर्नमेंट, अगर यही इख्तियारात और यही फंड्स मिल रहे हैं आपको। वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। अगर इस हैं आगे जाके उम्मीद है मुझे इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। जिसने लाड़काना आज तक 10 सालों में नहीं बनाया, जिसने 7 नहीं बनाया, वो कराची क्या बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद है, वो तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। देखिए उनसे उम्मीद है, उनसे उम्मीद है, मगर फिर वही बात है कि जब तक हो नहीं जाए मुझे यकीन नहीं आता। कुछ मामला वज़ारत से मुताल्लिक भी कल जिक्र हुआ, ये खबर है, ये वहाँ से एक खबर आई है। हम मांगी गई है या दी जा रही है? नहीं, हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कराची के इश्यूज पे। हमने एग्रीमेंट किया है पीटीआई से, कराची के इश्यूज पे। हमने वजारतों पे एग्रीमेंट नहीं किया। हमारे इश्यूज रिजॉल्व करें। कराची के अंदर पानी नहीं है, कराची का सीवरेज तबाह हुआ है, ट्रांसपोर्ट का इशू है बहुत बड़ा, हमारे पार्टी के इश्यूज हैं, हमारे ऑफिस बंद हैं, हमारे मिसिंग पर्सनस हैं, जो हमने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी हैं। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद के फंड्स हैं, मेयर के इख्तियारात हैं, मेयर के और हैदराबाद के मेयर के फंड्स हैं। ये देंगे तो हम काम करेंगे, हम उन फंड्स को बेहतर यूटिलाइज करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी। ये जब फंड्स ही नहीं है, और कराची फंड्स दे रहा है आपको, इस्लामाबाद को भी दे रहा है, सिंध को भी दे रहा है, मगर वापसी पे कराची में इनको डर लगता है। छोटे बड़े बहुत सारे मसाइल हैं कराची में। हम पानी के ऊपर बात कर रहे हैं, सफाई के ऊपर बात कर रहे हैं, पार्क्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने बताया। एक बड़ा कहने को छोटा लेकिन लोगों को मुतासर करने वाला मसला है।
शहर में ना आवारा कुत्तों की भरमार है, उन्होंने बच्चों को हिट करना शुरू किया है, बच्चे जख्मी हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है, आई एग्री। अब बताइए इस सिलसिले में वो क्या सकता है? SLG है 2013, ठीक है, जो रूल्स बने हुए, जो कानून बने हुए सिंध गवर्नमेंट ने बनाए, ये फंक्शन DMCs का है, डिस्ट्रिक्ट्स का है, ठीक है, नंबर 1। खैर ये कह के टाला नहीं जा सकता, बहुत सीरियस इशू है ये। हर रोज 100 से 150 लोगों को कुत्ते काटते हैं कराची में, हर रोज। मैंने इंडस के साथ MOU साइन किया है, मगर वो बहुत स्लो प्रोसेस है टू न्यूट्रलाइज डॉग्स, ठीक है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो चल रहा है, उससे फ़ायदा नहीं होगा कराची के लोगों को। जो ये डॉग बाइट्स हैं ये कम नहीं हो सकते। कराची सिंध में वैक्सीन्स नहीं है रेबीज़ की, सिंध गवर्नमेंट को रेबीज़ की वैक्सीन मंगानी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जहां मेजर्स तो कहा गया कि वैक्सीन आ रही है ना, है नहीं। कुत्ता काट के चला जाए तो हम इंतजार करेंगे, आ रही है, ऐसा नहीं। और कुत्ता अगर काट ले जिसको रेबी हो वो बचता नहीं है, आपको ये पता है ना, मर जाता। अच्छा, नंबर 2 जो बताना चाह रहा हूँ, गार्बेज का डिस्पोजल नहीं होगा, कुत्ते मल्टीप्लाई होते रहेंगे, उनको फूड मिलता है वहां से। एक मसला दूसरे से लिंक्ड है। फिर फुटपाथ पे हमारे ऐसे हजरात हैं जो अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगते हैं, लोगों को खाना वाना खिलाते हैं और सवाब कमाते हैं, वो खाना वहीं फेंक देते हैं, वो कुत्तों को मिलता है खाना सारा। रेस्टोरेंट्स वाले खाना बाहर फेंक देते हैं, कुत्ते मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़े एरियाज हैं जिनको देखना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है KMC के पास, जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए डिपार्टमेंट्स थे, वो सारे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए, पैसे से बड़ा शौक है उनको। राइट सर, लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ पानी नहीं किरण, नॉट पानी का मैंने आपको डिटेल बता दी। पानी का प्रॉब्लम कम हो सकता है, लीकेजेस रोकें, चोरियां रोकें, हाइड्रेंट रोकें, इलीगल, ये 3 काम करने दिल लगा। और फिर एक और चीज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, मैनेजमेंट, जो वेलमैन है, असल माफिया वो है, ये तो आप बता रहे हैं इस तरीके से हल हो सकता है। नॉट बीइंग मेयर, बीइंग कराचीआइट, मुझे जवाब दें, जब इन मसाइल को आप देखते हैं, डू यू थिंक हल होंगे? With this government, no. With this government, no. Thank you so much. वसीम अख्तर साहब साथ आप मौजूद थे, और ये आखिरी नोट था उनका। With this government, जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर CM साहब सीरियस नहीं ले रहे, अगर वाटर बोर्ड सीरियस नहीं ले रही इन मसाइल को हल करने के लिए, तो फिर ये मसाइल हल नहीं हो सकते, वो चाहे कचरे के मसाइल हो, वो चाहे पानी का मसला हो, वो चाहे और मसाइल। और अगर मेयर कराची ये कहें कि उनको आगे बहुत ज्यादा होप्स नहीं है, तो फिर आगे क्या हो सकता है? प्लीज मुझे इसका मौका दे देना, मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि कराची के इश्यूज को सो मोटो लें, सीरियसली देखें। मैं सियासी हवाले से बात नहीं कर रहा, लोग सफ़र कर रहे हैं, शहर का कंटमिनेशन है, वाटर के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, अस्पताल में कैपेसिटी नहीं है बीमारियों को ठीक करने के लिए, कचरे से बीमारियां फैल रही हैं। अब अगर बारिश होगी तो कचरे से और बीमारियां फैलेंगी, लोग मर रहे हैं। सो मोटो लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लें, कराची को सेपरेट ट्रीट करें। कराची छोटा शहर नहीं है, 3 करोड़ की आबादी है इस शहर की। और अगर मुझे आप जरा ना एक आम आदमी की तरफ से सोचते हुए ये बता दीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आगे बहुत होप्स नहीं है, तो फिर कराची का शहरी कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, क्या सोचे? कराची का शहरी हालत का को शाबाश है, कराची के शहरियों को शाबाश है कि पूरे मुल्क को सबसे ज्यादा ज़कात भी देते हैं, सबसे ज्यादा पैसे भी देते हैं टैक्स की मद में, मगर खामोश रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ये शाबाश है इनको। मैं वही बता रहा हूं, मैं आगे वाटर राइट्स देख रहा हूं। पानी अगर शॉर्टेज और हुई तो ये लोग सड़कों पे आएंगे, और अगर ये पानी के लिए सड़कों पे आएंगे तो मैं लीड करूंगा इन्हें। ओके, तो मैं साथ अख्तर विल लीड द प्रोटेस्टर्स जो भी निकलेंगे बाहर मसाइल को लेकर। पानी का मसला एक बड़ा मसला कराची का। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। एनीवेज, वक्त हो गया खत्म, मुलाकात हुई कल दोबारा। कराची के मसलों से मुतालिक आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेकिन ये समझ के कि अगर वाटर बोर्ड का मसला है तो फिर वाटर बोर्ड से मुतालिक बात की जाए। जिस तरह हमारे कॉलर्स भी थे, जो मसला आप बता रहे थे वो लिंक नहीं था। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच, और कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।